अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो जिस बात पे हमें हैप्पी होना चाहिए वो क्या है, सिर्फ 3 दिन रह गए। आज मैं कह सकता हूँ कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगा। कब हमने 50-60% ऑफ द सिलेबस ख़त्म भी कर लिया। जो ख़त्म किया है वो 50-60% ऑफ द सिलेबस है, और अगर आप साथ साथ करते रहे तो फिर तो बहुत मज़ेदारी वाली बात है। और अगर आपने साथ साथ नहीं किया तो और मज़ेदारी वाली बात है कि आपको समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी में टाइम कितनी कीमती चीज़ है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप 12 दिन सिर्फ साथ साथ चलें, तो आप बाय द एंड ऑफ दोज 12 डेज़ आप 80-90% सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। लेकिन ज़ाहिर आप लोगों की बहुत और मजबूरियाँ भी हैं। आप लोगों ने अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखने की कोशिश भी करनी थी, वो तो पेंडिंग पे चले ही गए, लेकिन ऑडिट भी हाथ से चला गया। कोई बात नहीं, आज समेत अगले 3 दिन और आज वाला दिन भी अगर आप ऑडिट को दे देंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान अभी आपको नहीं हुआ। आप ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। लाइफ में कोई भी कभी भी वापस आ सकता है। ऐसे लोग देखें 6-7 अटैम्प्ट्स तक कोई पेपर पास नहीं हुआ, फिर ऐसे पास करना शुरू करते हैं कि 2 अटैम्प्ट में कैफ ख़त्म कर लेते हैं और 3 अटैम्प्ट में सीफैप दे के क्वालिफाई करके बैठे होते हैं। और ऐसे भी देखे हैं जो पास करते 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 एंड पे चले जाते हैं, एक पेपर रह जाता है उसकी 10 अटैम्प्ट दे देते हैं। बड़ी पर्सनल सी स्टोरी है, ठीक है। 5 साल में 20 पेपर और फिर 5 साल में 1 पेपर। अगेन ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये जिन साहब का जिक्र करूँ, हो सकता है उनका ऑब्जेक्टिव वो बस मैंने पढ़ाना है और अन्य पढ़ाना है, और जो पेपर रहता है वो BFD हो, जिसका ज़िंदगी में कभी पढ़ाने का मूड ना हो, जिसमें हुई इंटरेस्ट वाली बातें, तो बस ठीक है, उस पेपर को साइड पे किया। जैसे ही आप फोकस चेंज करते हैं, अब फोकस वाज ऑन टीचिंग, तो टीचिंग चल रही थी लेकिन पेपर अपनी तसल्ली से ही पास हुआ। खैर हमारे टाइम पे ऑनलाइन क्लास भी नहीं होती थी, नहीं तो किसी की ऑनलाइन क्लास ही ले लेते। तो आप लोग तो बहुत लकी हैं, आपके पास इतनी सारी ऑनलाइन क्लास हैं, आप जितने मर्जी लेक्चर पेंडिंग करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास का मुझे एक ही वो नज़र आता है यूज़, कि उसे आराम से पेंडिंग किया जा सकता है, टेंशन नहीं होती। फिजिकल क्लास पेंडिंग नहीं होती, वो भाग रही होती है। तो ये फिजिकल थी शुरू में, तो लोगों में जोशो खरोश ज़्यादा था, पर जब हमने इसको ऑनलाइन देना शुरू कर दिया तो वो जोशो खरोश थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन शुक्र है शुरू के 3-4 दिन हमने होल्ड कर लिया, जिससे एक फ्लो, एक मोमेंटम बन गया, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बुरा लगा होगा, लेकिन वो एक अच्छा फैसला था कि कम से कम जो फिजिकली आ रहे हैं और जो साथ साथ चल रहे हैं वो साथ साथ चल सकें। तो अब हम लोग आ गए हैं बड़े नाजुक मोड़ पे। जैसे पाकिस्तान जिस तरह के मोड़ों से गुजर रहा है, बड़े अरसे से गुजरे जा रहा है, तो अब हम एक नाजुक मोड़ पे आ गए हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अगर आप गौर से देखें तो हम ख़त्म क्या कर चुके हुए हैं, हम चैप्टर 1-2 ख़त्म कर चुके हुए हैं, चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15। हम अपनी किताब को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर 3 से लेके 10 और 4 के ऊपर भी बात कर चुके हैं। 3 से 10 तक को प्रोसीजर्स कहते हैं, 3 से 10 तक को प्रोसीजर्स कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द बुक में अदर देन प्रोसीजर्स, बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, एंड पे क्या होगा, शुरू में क्या होगा, साइड बाय साइड आप क्या काम कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने अदर देन प्रोसीजर सारी चीज़ें कर ली हैं, और चैप्टर 4 में प्रोसीजर्स के ऊपर सैम्पलिंग एविडेंस क्या है, हमने इसके ऊपर भी बात कर ली है। चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट को डील कर रहा है, 5 और 6 कंट्रोल्स को डील कर रहे हैं, और 7, 8, 9, 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डील कर रहे हैं। तो आज का हमारा टारगेट है अदर देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, चैप्टर 8, 9 और 10 यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डील करें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट में एक हवा के तौर पे माने जाते हैं, एक खौफ होता है इनका। यानी कि कोई भी ऑडिट का स्टूडेंट किसी नए ऑडिट के स्टूडेंट को बताता है, यार तुम ऑडिट कर तो रहे हो, बस सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब आए ना अलर्ट हो जाना, उस पर 2 महीने लगेंगे, बड़े ध्यान से उसे पढ़ना, वो जितना मर्जी ध्यान से याद करो फिर भूल जाते हैं, और IQ का सवाल फिर समझ नहीं आता। क्योंकि इनका खौफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमने प्रोसीजर बनाने होते हैं, और जब ये नन्हे मुन्ने राही जब प्रोसीजर बनाते हैं तो उनको हर एरिया की समझ भी नहीं आती। तो टीचर बेचारा पहले हर एरिया को पकड़ के उस एरिया के बारे में बताता है, वो एरिया क्या है, फिर बच्चों से उनकी अकाउंटिंग पूछता है जो बच्चों को नहीं आती, फिर टीचर तंग आके वो अकाउंटिंग भी खुद ही बताने की कोशिश करता है, फिर उनसे कहता है अच्छा जी अब इसमें हम यूँ प्रोसीजर लगाएंगे, यूँ लगाएंगे, यूँ लगाएंगे। समझ आए या ना आए बच्चा उसे याद कर लेता है।
तो इस पे काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद इस रवायती स्टाइल को कुछ साल पहले तोड़ा और उसके बाद हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर को एक डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर दिया। रादर देन कि मैं आपको 30-40 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बताऊं अलग अलग एरियाज़ के और आपसे कहूं कि उसको रट्टा लगा लें, मैं आपको उसके पीछे की रूह समझाने की कोशिश करूँगा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते क्या हैं, बनाते क्यों हैं और वेरीफाई करना क्या होता है। अगर आपको पीछे की रूह समझ आ गई, रीज़न समझ आ गई, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर खुद बना सकते हैं। पेपर के लिए आपको किसी सिंगल एरिया का कोई भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब को एक दफ़ा देख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे पूछनी पड़ेगी कुछ टीम मेंबर से। मेरे असल में 2 अदर टीम मेंबर्स और दोनों की जॉइनिंग भी हो गई। एक तो दूसरे शहर चला गया, एक फर्म में चला गया, तो अचानक से हम जो है ना वो टीम लेस हो गए। लेकिन मेरे पास फिर भी एक टीम मेंबर और भी हैं, एक ऑनलाइन टीम मेंबर। वो बुक्स वाला मामला आपको कुछ पता है? अच्छा, वो ग्रुप में मैसेज आया, ठीक है। चूँकि मैंने कल जिन लोगों के ज़िम्मे लगाया था, अचानक से रातों रात उन्हें नेशनल बैंक कराची से उन्हें जॉइनिंग की कॉल आ गई और उन्होंने कहा जी बस 1 दिन के फासले पे पहुँचो जी। हाँ, तो फिर वहाँ टी रूम में या कहीं ना मिस से एक दफ़ा कंफर्म करें। वो बुक्स की एक एक्टिविटी है, वो चले मैंने बता देता हूँ। आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बुक नहीं है, मेरी बुक नहीं है, सॉफ्ट में है, फिज़िकल नहीं है, उनको हम बुक दे देंगे ताकि जो है जब मैं ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको कराऊँ तो आप घर जाके उसको कहीं से रिलेट कर सकें फिज़िकल। फिर आपने बुक वापस नहीं करनी होगी अगले दिन, वो बुक आपको मिल जाएगी। तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास किताब नहीं है। तकरीबन आधों के पास नहीं है और आधों के पास है जी। पुरानी है सर। अच्छा, देखें पुरानी और नई में चेंज कोई नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का चेंज है। मैंने तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे की है। कंटेंट चूँकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया था इस दफ़ा, तो अगर पुरानी बुक पे निशान लगे हुए हैं तो वो अच्छी बात है। आपने लेनी है किताब ले लें, लेकिन शायद आपके अपने हाथ से लिखे हुए जो निशान है उनकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जिनके पास सिरे से किताब नहीं है उनके लिए इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल में कोई 60 के करीब बुक्स जो है वो यहाँ पे हम मतलब इनकी टीम को साथ मिला लें, मुदस्सर भाई की, और 60 के करीब किताबें यहाँ ले आते हैं और स्टूडेंट्स को दे देते हैं जिनके पास नहीं है। क्योंकि कल परसों मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम एंड पे उनको बेच के मरुंडे खाएं, ठीक है, तो कम से कम बुक्स मौजूद हैं, काम आ जाए। खैर हमारे लिए आसान काम है, चूँकि हम किताबें साथ में फ्री देते हैं। तो हम अगली दफ़ा भी, चूँकि सिलेबस चेंज होने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अगली दफ़ा, और स्टैंडर्ड ऐसा कोई चेंज भी नहीं हुआ, सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स अब ICAP को याद आते आते टाइम लगेगा। तो खैर हम वो किताबें अगले सेशन में भी चला सकते थे, लेकिन फिर सोचा कि चलो अगर कुछ बच्चों को किताब मिल जाएगी तो उनको भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्योंकि जब उनको बच्चों के सामने रिवॉर्ड का जिक्र हो रहा होगा, याद है जो यहाँ पे बैठा होगा उसको रिवॉर्ड मिलना है, कोई मैंने जिक्र किया था ना, जो यहाँ पे खातून अगर वो मौजूद होंगी और वो हेल्प कर रही होंगी उनको रिवॉर्ड मिलेगा, तो अकेली उन खातून को रिवॉर्ड मिलेगा तो बाकियों को दुख लगना था। तो बाकियों को जी इन्हें बटन इधर लगवा लें ताकि हमें रिवॉर्ड मिल जाए। तो मुझे पता था कि जब उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा तो बाकी ऐसी गंदी गंदी सी बातें करेंगे, ऐसी मायूसी वाली बातें करेंगे कि जी हमें क्यों नहीं मौका मिला, हम जो है वो इसको अवेल कर लेते। तो अब बाकियों को किताब मिल जाएगी। और जिन खातून ने काफ़ी हेल्प की हमें थ्रू आउट, और यही खातून रही हैं एंड तक मेरे ख्याल में शुरू से, ठीक है, तो इन खातून को जो है वो उसमें एक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और किताब तो आप लोगों को मिल ही रही है। तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। असल में किताब का मकसद ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ ना सॉफ्ट में जा के देखना है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ऐसा ना हो कि आप अपने पुराने ही पैटर्न पे चल पड़ें, या तो आप ये लेक्चर सिरे से भूल जाइएगा और वैसे ही कीजिएगा जैसे आप करते आ रहे हैं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आए, पसंद आए, अप्रोच अच्छी लगे, तो फिर इस पैटर्न पे शिफ्ट होने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो एक दफ़ा लेक्चर अटेंड कर लें, बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। अगर डिसीजन लेना हो कि हाँ भाई मैं सारे एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर इस पैटर्न पे सोचूं, तो इसलिए मैं आपको किताब दे रहा हूँ कि किताब में वो पैटर्न अलग से मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे वो करके जो डिफरेंट वो हैं टीम मेंबर्स, इनसे कह दें ये हेल्प कर देंगे। जी मुदस्सर भाई, आपकी टीम अगर इसमें हेल्प कर दे तो जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि ये वाले भाई जो है ना पढ़ाई पे फोकस कर सकें। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्लास से जाते हुए ले लीजिएगा, चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको या इस तरह से कर लें। चलें ठीक है, आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बेहतर है। तो जिस जिस बच्चे को चाहिए उसने बता देना है, मैं नहीं पलट के देखूंगा आपके पास पहले से किताब थी या नहीं। हाँ हाथ खड़े कर लें,
उनको, ताकि वो किताब दे सकें। एक भाई इस साइड से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप अगर छोटे भाई के लिए भी लेना चाहते जी, तो ऐसा नहीं है कि इन किताबों का हमारे पास यूज़ नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं लेनी किताब। अगर वाकई ही किताब की आपको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो वो किसी और बच्चे के काम आ सकती है। पुरानी नहीं है भाई, लेटेस्ट है। उन्होंने कहा कि इनके साथ कचरा पड़ा हुआ था, इन्होंने सोचा ये लेटेस्ट किताब है, ऐसे ना करें। दुनिया जो है ना वो अच्छाई को समझती नहीं, वो कहते नहीं ये कुछ गड़बड़ होगी बीच में, इन किताबों में प्रिंटिंग गलत हुई भी होगी, इनके नंबर उल्टे लगे हुए होंगे। अच्छा जी, अच्छा, और क्लास ख़त्म होने के बाद भी किसी को एहसास हो कि मैं उस वक्त किताब ले लेता तो कोई अच्छी बात होती, तो आप जाते जाते टी रूम से पूछ सकते हैं, अगर वहाँ कोई किताब पड़ी हुई हुई तो आप वहाँ से उनसे ले सकते हैं। जी, एक बात कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। जब भी कोई ऐसे कहता है ना तो उसके बाद कोई ख़तरनाक बात कर रहा होता है वो। अल्लाह खैर करे, बताएं। अभी तो किताबें सबको मिल गई, ठीक है, लेकिन जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनको भी किताबें ना देने का क्या मकसद? जी, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनको किताबें ना देने का क्या मकसद है? यानी कि हम क्या करते हैं, हम प्री रिजल्ट में किताबें देते हैं, लेकिन हम पोस्ट रिजल्ट वालों को नहीं देते। रीज़न बीइंग कि पोस्ट रिजल्ट किसे कहते हैं? जो बाद में आते हैं, जो रिजल्ट के बाद आता है। तो ऐसा थोड़ी होता है एक बंदा इंतज़ार कर रहा था कि रिजल्ट के बाद एडमिशन लूँगा। रिजल्ट के बाद 95% लोग वो आते हैं जो उस सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे होते हैं। जब उस सब्जेक्ट को लोग रिपीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब उन्होंने पिछली दफ़ा पढ़ा होता है, उनके पास एक किताब होती है जिस पर उन्होंने निशान लगाए हुए होते हैं। अब होता ये है कि जब वो बच्चे आएँ और हम उनको किताब देना शुरू कर दें तो वो सोचते हैं अरे नई किताब है, चलो इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो उनकी पुरानी नोटिंग, वो सारी वर्किंग बेकार हो जाती है, वो नई किताब पे शिफ्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली एंड पे उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, उनका नुकसान हो गया होता है। हमारे लिए वो किताब दे देने में प्री और पोस्ट में पता है कितना फ़र्क होता है? प्री में अगर 5000 बच्चा आएगा ना तो पोस्ट में आएगा 1000 बच्चा। जब हम 5000 बच्चों को दे सकते हैं तो 1000 बच्चों पे कितना को नुकसान हो जाना है भाई, ठीक है? तो शायद इसके पीछे कोई साफ़ सुथरी रीज़न हो, शायद कोई बेहतर रीज़न हो। तो वो रीज़न यही है कि वो उन बच्चों को ना, तो हम किताब दे भी देते थे, उनके काम नहीं आती थी और फिर हमें दुख होता था कि वो किताब किसी ऐसे बच्चे को मिलती जिसके काम आती। अच्छा, जब किसी को फ्री किताब देंगे तो किताब तो उसने ले लेनी है, उसके बाद पूरा सेशन टेंशन में रहना है कि मेरी वाली अपडेटेड है, ये वाली अपडेटेड है। तो इसलिए फिर हम पोस्ट रिजल्ट में किताब को अवॉइड कर रहे होते हैं। वरना मतलब वही बात है कि हमें को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल उस टाइम पे नहीं पड़ता। 5000 किताबों पे जब मतलब हमने 50 लाख से ऊपर लगा लिया तो वो उस 1000 किताब पे भी हम कर लेंगे, तो हमारा आधे करोड़ से ऊपर तो किताबों पे लगता है। तकरीबन पिछले सेशन में 57 लाख की किताबें थी। जी, पोस्ट बैच प्राइमरीली डिज़ाइन रिपीटर्स के लिए होता है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे पोस्ट में अचानक से जागते हैं कि अब हमने पढ़ना शुरू करना है, वो पोस्ट में आ जाते हैं। तो वो बेसिकली वो यूज़र्स गलत होते हैं। हमने जिनको टारगेट किया होता है वो लोग होते हैं जो रिपीटर हों, लेकिन टीचर्स हम कहते हैं कि आपने पोस्ट में यही सोच के पढ़ाना है कि लोगों को नहीं आता होता तो पास करके बैठे होते हैं। तो एक बिगिनर को जो पता होता है कि ये लोग शुरू से पढ़ा रहे होंगे तो वो पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है ये सोच के कि मुझे पढ़ाई पूरी मिल जाएगी, लेकिन जब उसे किताब नहीं मिलती तो अचानक से वो इमोशनल हो जाता है कि ये क्या बात हुई, क्या पोस्ट वालों का कोई हक नहीं, क्या प्री वालों को ही किताब मिलनी थी। तो इसलिए फिर वो वाली कन्फ्यूजन होती है। तो हम पहले किताबें देते थे, लेकिन हमें समझ आया कि वो किताबें देने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए पोस्ट वालों की किताब रोक ली। ठीक है भाई, क्या उम्मीद है सारी बात क्लियर हो गई? यकीन माने इसके पीछे बहुत सॉफ्ट कॉज थी, हमारा मकसद बच्चों के साथ बेरहमी करना नहीं था। इंशाल्लाह आप लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आएगा, आपको तो बताने का फ़ायदा कोई नहीं, आप वैसे ही कैब से निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारी नीयत हमेशा साफ़ होती है। शायद हमारी एग्जीक्यूशन उतनी खूबसूरत आपको ना नज़र आए, शायद हम फेसबुक पे जा के अपने गिनवाते ना हो कि द वेरी फर्स्ट कॉलेज जो बस किताबें भी देता है, जो ऐसे भी करता है। वरना कितना आसान है, कोई भी बच्चा अचानक से चलते फिरते मेरी वीडियो बनाए या क्लास में से क्लिप निकाले, उसके ऊपर बड़े अच्छे से टैग लगाए और कहे द ओनली कॉलेज और सलूट है इन लोगों को, और इस तरह से करके हम इस तरह की मार्केटिंग नहीं करनी आती। हमारी इस तरह की टीमें ही नहीं है। और अगर आप में से कोई हमारी तारीफ़ की पोस्ट कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव ही नहीं होनी।
तो हम दुश्मनी में चलते हैं ये सोशल मीडिया के पेजेस से, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें पैसे दो, हम आपकी पोस्टें लगाएं, हम आपकी मार्केटिंग करें, या आप अपने एम्बेसडर्स को भेजो और वो मार्केटिंग करें। हमें वो चीज़ मुनासिब नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह सीना बसीना रीच से यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो सच है वो यही होता है कि जो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बताता है कि यार इस तरह से पढ़ लो, फ़ायदेमंद है, वो अच्छा है। फेसबुक को देख के अगर ओपिनियन बनाएंगे तो आप उस टीचर से पढ़ रहे होंगे जिस टीचर के पास बच्चा ही कोई नहीं है, लेकिन फेसबुक पे उसके 300 वोट पड़े हुए होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। वापस इधर आ जाएं, वापस इधर आ जाते हैं। मैं इसीलिए डर गया था, मैंने कहा जब इन्होंने सवाल पूछा है तो उसके पीछे कोई ख़तरनाक चीज़ निकल आनी है। तो हम लोगों ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को समझना है, उसकी रूट कॉज को समझना है। आप डॉक्टर के पास जब जाके कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो आपसे पूछता है अच्छा खांसी है साथ में या नहीं, अच्छा बुखार हुआ था या नहीं हुआ। जब उसे रूट कॉज समझ आती है ना तो दवाई सही वाली देता है। लेकिन उसने रट्टा मारा हुआ हो कि जैसे ही को मेरे पास आके के सर में दर्द, मैं फ़ौरन से उसी की दवाई दे दूंगा, तो 90% तो शायद वो सही दवाई दे दे, लेकिन 10% उससे गलत हो जाएगा काम और मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। तो एक तरीका ये है कि हम रट्टा मार लें सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को, उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद भी हमें कंफर्म नहीं होगा हम सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। और दूसरा ये है कि हम उस रूट कॉज को तलाश करें कि वो पीछे वजह क्या है जिससे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन रहे हैं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमेशा बनाए जाते हैं असर्शंस वेरीफाई करने के लिए। 315 नामी स्टैंडर्ड, रिस्क असेसमेंट नामी स्टैंडर्ड, ये बताता है कि ऑडिटर ने जब ऑडिट करना है उसने कुछ असर्शंस वेरीफाई करनी है। ऑडिट इज अबाउट आप कुछ असर्शंस को कंफर्म कर दें, आपको ऑडिट हो जाएगा। असर्शन किसे कहते हैं? असर्शन कहते हैं मैनेजमेंट के क्लेम्स को। मैनेजमेंट के वो क्लेम जो उन्होंने किए हैं या नहीं किए, लेकिन फाइनेंशियल्स में वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि मैनेजमेंट के वो क्लेम फाइनेंशियल्स में हैं या नहीं है। तो किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाते हुए ये जहन में रखना है कि आपको 5-6 सवालों का जवाब चाहिए होता है। हर चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ना कुछ असर्शंस होती हैं। इसमें रेगुलर क्लास में मैंने एक एग्जांपल दी थी, तो मैं वहीं से स्लाइड यहाँ पे वो कर रहा हूँ वक्त बचाते हुए। हमने 3 ऑफ कर देना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको किसी ने कहा कि आपने हमारी बिल्डिंग को बताना है कि हमारी बिल्डिंग कैसी है। एक साहब आपके पास आए, आप बिल्डिंग्स के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं, उन्होंने कहा ज़रा आओ हमारे साथ चलो और हमारी बिल्डिंग को देख के हमें ओपिनियन दो कि हमारी बिल्डिंग कैसी है। आप जब जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे वो भाई साहब ने गाड़ी रोकी, गाड़ी साइड पे लगाई, उन्होंने कहा यहाँ से आगे हम अगले 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आपने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि बिल्डिंग तक पहुँचने का रास्ता पैदल जाता है, गाड़ी 2 किलोमीटर पीछे लगानी पड़ती है। आपने कहा बिल्डिंग है कितनी बड़ी? उन्होंने कहा 12 मंजिला। आपने कहा 12 मंजिला एक बड़ी बिल्डिंग है और उधर तक पहुंचने का रास्ता पैदल है, मैं नहीं जा रहा, फजूल बिल्डिंग है आपकी। क्या आपने बिल्डिंग देखी? लेकिन आपने कह दिया फजूल बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग में असर्शन मिसिंग है। एक अच्छी बिल्डिंग में एक रीज़न ये होनी चाहिए कि उसकी लोकेशन अच्छी हो, उस तक अप्रोच अच्छी हो। तो जब आपको अप्रोच नहीं मिली तो आपने ये नहीं कहा कि अप्रोच गलत है, आपने कहा बिल्डिंग गलत है। बात समझ रहे हैं? मैं फिर अगली एग्जांपल देता हूँ कि आप वहाँ बिल्डिंग तक पहुँचे, फ़र्ज़ करें उसकी अप्रोच सही है, बिल्डिंग तक पहुँचे और उस बंदे ने कहा जी इस बिल्डिंग में पार्किंग मौजूद नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट की पार्किंग में ज़रा जाके लगाऊँ गाड़ी। 12 मंजिला इमारत है और उसमें पार्किंग। तो आप बिल्डिंग में एंटर होने से पहले पता है क्या कहेंगे? फजूल बिल्डिंग है, बकवास बिल्डिंग है। फ़र्ज़ करें पार्किंग भी है, लोकेशन भी अच्छी है, आप अंदर पहुँचे, ग्राउंड फ्लोर देखा, बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा भाई लिफ्ट कहाँ है? उन्होंने कहा कौन सी लिफ्ट? जी जैसे ऊपर जाते हैं। उन्होंने कहा सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। लिफ्ट तो मतलब काफरों ने ईजाद की है, ठीक है, यहूदी प्रोडक्ट है। लिफ्ट लगा के हम क्यों इसराइल को सपोर्ट करें? इसराइली कंपनियां बना रही है लिफ्ट, हम सीढ़ियों से लेके जाएंगे। तो ऑर्डर ने कहा भाई अगर 12वें फ्लोर पे किसी ने जाना हो तो उन्होंने कहा एक एक करके चला जाए, पहले वो पहले फ्लोर पे जाए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग और उसमें लिफ्ट ही नहीं है। आप नाराज़ होकर बाहर निकल आए और पलट के का बकवास बिल्डिंग है। फ़र्ज़ करें उसमें लिफ्ट होती लेकिन उस बिल्डिंग में हवा का निज़ाम ना होता, उस बिल्डिंग का डिज़ाइन गलत होता, LDA से अप्रूव ना हुआ होता, उसका नक्शा ऐसा होता कि आग लगने या क्राइसिस की सूरत में लोगों के मरने का खदशा हो सकता है।
अब आप गौर से देख रहे हैं, एक बंदा चाह ये रहा था कि आप उसकी लिफ्ट को वेरीफाई, उसकी बिल्डिंग को वेरीफाई करो। आप कह रहे हो तुम्हारे पार्किंग नहीं है, तुम्हारा रास्ता सही नहीं है, तुम्हारी लिफ्ट नहीं है, तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी की सारी जो डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे हैं, टेक्निकली ये अजर्शंस हैं। अगर ये अजर्शंस होंगी बिल्डिंग में तो बिल्डिंग अच्छी है। मैं एक एक करके अजर्शंस को देखूंगा। जब सारी अजर्शंस पे टिक लगा दूंगा, मैं कहूँगा तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है। इनमें से एक भी मिसिंग है ना, तो मैं कहूँगा तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जब आपने किसी चीज़ को वेरीफाई करना होता है, तो जब उसे वेरीफाई करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स को वेरीफाई करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए आपको। वो चीज़ें मिल जाएँ तो आप कहते हैं गुड, वो चीज़ें ना मिलें आप कहते हैं बैड। उन चीज़ों को अजर्शन कहते हैं, मैनेजमेंट के उन क्लेम्स को। अब किसी ने आपको कहा ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देखो। आपने कहा अच्छा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 6-5 अजर्शंस मौजूद हैं। आप एक एक करके अजर्शंस को वेरीफाई कर लें, फाइनेंशियल्स वेरीफाई हो जाएंगे। तो अब अगर आपसे कोई कहे सेल्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाने, आपने कहना है 1 मिनट रुको, सेल्स में ये 6 अजर्शंस होती हैं, मुझे एक एक करके इन अजर्शंस का जवाब चाहिए। अगर मुझे जवाब मिल गया तो तुम्हारी सेल्स ठीक है। सेल्स हो, परचेज हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, कोई भी एरिया हो, जब आपने उसकी अजर्शंस वेरीफाई कर लें तो मसला हल हो गया। तो रादर देन मैं इसमें एक मशहूर चीनी कहावत, जो पहले फ्रांसीसी कहावत होती थी, चीनी कहावत जो कहते हैं कि मैं अपनी कौम को मछलियाँ पकड़ के नहीं दूंगा, मैं अपनी कौम को मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। माओ ज़ेडुंग ने ये बहुत दफ़ा कोट किया है, और ये उससे पीछे एक फ्रांसीसी फलयूद रसफ्यूकी की कहावत है। लेकिन बहरहाल वो बेचारे को कोई नहीं जानता। दुनिया में ऐसा ही होता है, अजीम लोग मर जाते हैं और जो मार्केटिंग जिनको करनी आती है उनका नाम रह जाता है। तो हुआ ये कि उन्होंने एक लीडर ने कहा कि मैं अपनी कौम को मछलियाँ पकड़ के नहीं दूँगा, मैं उन्हें मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि आज अगर मैंने उन्हें मछलियाँ पकड़ के दे दी और उन्होंने आज का खाना खा लिया तो कल भी मेरे ज़िम्मे होंगे, परसों भी। तो जब मैं चला जाऊँगा तो उन्हें मछलियाँ मिलने बंद हो जाएंगे। तो मैंने मछलियाँ पकड़ के नहीं देनी, मैंने मछलियाँ पकड़ने का। तो मैं आपको हर दिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिखाऊँ, मैं आपको बार बार सिखाऊँ, मैं सारे एरियाज़ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको बताऊँ और आप उसे याद करें। और आप फिर डिपेंडेंट रहें कि कोई नया एरिया हुआ तो भी सर से ही पूछेंगे कि उसके प्रोसीजर बताओ। वाई नॉट मैं आपको वो तरीका सिखा दूँ जिससे आप अपनी मछलियाँ खुद पकड़ के खाएँ। तो मैं आपको मछलियाँ पकड़ना सिखाऊंगा। वो मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे, आपको अजर्शन समझ आ जाए। किसी भी एरिया में 6 सवाल या 5 सवाल जिनमें से 6 अजर्शंस छुपी हुई हैं, जब ये समझ आ गए तो कोई भी एरिया आपने पकड़ना है और आपने हेडिंग बाय हेडिंग उसका जवाब देना शुरू कर देना है। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है, एक एरिया की अजर्शन सोचें, प्रोसीजर सोचें, किताब को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। अपनी किताब देने का एक मकसद ये भी है कि मैंने इसमें ज़्यादातर प्रोसीजर अजर्शन बाय अजर्शन डिवाइड किए हुए हैं, ताकि हम अजर्शन बाय अजर्शन जब चीज़ें समझ आ जाएं तो हम उसको आराम से लिंक कर सकें। वो 5 सवाल के हैं, उन 5 सवालों के लिए हमें मज़ीद अंधेरा करना होगा, चूँकि वो ब्लैक स्क्रीन पे हैं। जी 2 भी गायब कर दें, कुछ ना कुछ बात बन गई। ऊपर वही शानदार कॉल, मैं अपनी कौम को मछलियाँ नहीं पकड़ के दूंगा, मैं उनको मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। इतनी गंदी राइटिंग में तरीका सिखाऊंगा तो बस पकड़ लिया आपने मछलियाँ। लेकिन इतनी गंदी राइटिंग के लिए ना ज़िंदगी में अजीम होना पड़ता है, ठीक है। आप देखें डॉक्टर्स जो जितने ज़्यादा मोतबर डॉक्टर होते हैं वो उतनी गंदी लिखाई में लिखते हैं। रिसर्च रिपोर्ट ये कहती हैं कि वो लोग जिनके पास टाइम कम होता है और जो समझाना ज़्यादा चाहते हैं और लिखना कम चाहते हैं, वो गंदा लिखते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी से लिखते हैं। वो कहते हैं लिखना एक गैर ज़रूरी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, किसी को समझा देना एक अच्छी एक्टिविटी है। तो जल्दी जल्दी से लिखते हुए हम गंदा लिख देते हैं। खैर मैं अगर स्लो भी लिखूं तो इससे थोड़ा सा ही बेहतर लिख पाता हूँ, तो इससे हौसला हो गया ना। अगर ऐसे बंदे को क्वालिफाई कर दिया ही कहते हैं, ज़िंदगी बड़ी आसान है। चलें जी, 5 सवाल। कोई भी एरिया जब भी आपके सामने आए आपने 5 सवाल पूछने हैं। वो 5 सवाल बेसिकली 6 अजर्शंस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। पहला सवाल, जिस भी एरिया का आप ऑडिट कर रहे हैं, वॉज या वर दोस प्रेजेंट। आपको किसी ने कहा सेल्स को ऑडिट करो, आपने कहा 1 मिनट सेल हुई थी। आपको किसी ने कहा एसीज को ऑडिट करो, आपने कहा एसी मौजूद थे। किसी ने कहा लोन को ऑडिट करो, क्या लोन था। किसी ने कुर्सियों को ऑडिट करो, क्या कुर्सियाँ मौजूद थी। पहला सवाल, जिस चीज़ का ऑडिट हो रहा है क्या वो चीज़ मौजूद थी। दूसरा सवाल, क्या वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई थी।
अब आप तहकीक करें कि जिस भी चीज़ का आपने ऑडिट करना है क्या वो सही पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड हुई है। तीसरा सवाल, क्या वो ठीक अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है। एक तो है ना पूरा रिकॉर्ड हो गया, 2700 सेल्स थी, सारी रिकॉर्ड हो गई। अगला सवाल क्या है, ठीक अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है। चौथा सवाल बड़ा ही अजीब सा सवाल, क्या रिकॉर्ड होनी भी चाहिए था नहीं, क्या फाइनेंशियल से रिलेट भी करती थी। एसी हमारा था ही नहीं, हमने किसी और का एसी उठा के लगाया हुआ था, तो क्या ये रेलेवेंट भी है फाइनेंशियल से। सेल्स हमारी थी ही नहीं, अगले साल की सेल थी, हम इस साल में दिखा रहे हैं, तो क्या वो फाइनेंशियल से रेलेवेंट भी है। पांचवा सवाल, क्या उसका डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स वगैरह के मुताबिक सही हुआ है, क्या उसको सही जगह क्लासिफाई किया गया है और क्या उसको जो भी डिस्क्लोजर जितने जितने फॉलो होने चाहिए थे उसके मुताबिक किया गया है। तो अब मुझे कोई भी एरिया मिले, कोई मुझे कहे आपने फर्नीचर का ऑडिट करना है, तो मैं देखूंगा क्या फर्नीचर मौजूद था सारा, क्या सारा फर्नीचर रिकॉर्ड हुआ था, क्या फर्नीचर ठीक अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ था, क्या फर्नीचर फाइनेंशियल में आना चाहिए एज एन एसेट या नहीं, और क्या फर्नीचर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही से डिस्क्लोज हुआ था। अगर मुझे पांचों सवालों का जवाब यस में मिल गया तो मेरा फर्नीचर का एरिया ऑडिट हो गया, मैंने उसके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बना दिए। अब आपको पता है कि 7 तरीके होते हैं, इंस्पेक्ट कर लो चीज़ को, ऑब्जर्व कर लो, इंक्वायर कर लो, रीकैलकुलेट कर लो, रीपरफॉर्म कर लो, ख़त भेज लो या मैथमेटिकल एनालिसिस कर लो। यही 7 में से कोई से 2-3 तरीके आप हर असर्शन के ऊपर लगा सकते हैं। तो पेपर में बिल्कुल ब्लैंक हो जाए तो आपने उन 7 को सोचना और हर सवाल के जवाब में उनमें से जो 2-3 लग रहे हैं आपने उसे लगाना शुरू कर देना है। अब ये तो सवाल है, मैं बात कर रहा था असर्शन। असर्शन चंद वर्ड्स हैं जो बेसिकली इन सवालों के पीछे हैं। अब एरियाज होते हैं 2 तरह के, कुछ को हम कहते हैं अकाउंट बैलेंसेस और कुछ को हम कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट बैलेंस वो एरिया होता है जो ईयर एंड का बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, जिनका कैरी डाउन बैलेंस नहीं निकालते लेजर में, वो एज एट वाले वो होते हैं अकाउंट बैलेंस। और जो पूरे साल के होते हैं वो होते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड होता है और बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन एज एट होती है। तो डेटर में 30 जून इंपॉर्टेंट है, 29 इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे साल क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं, 30 जून पे कितने डेटर खड़े थे और 30 जून पे कितनी प्रोविजन थी वो इंपॉर्टेंट है। साल भर की इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 जून की इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है। साल भर हमने लोन लिया था नहीं लिया था इररिलेवेंट है, 30 जून पे लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। पूरे साल लोन लिया था और 29 जून पे वापस कर दिया तो 30 जून पे क्या आएगा, 0। तो अकाउंट बैलेंस में हमारे लिए ज़रूरी होता है आखिरी दिन 30 जून या जो भी ईयर एंड है। और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉसेस में जो एक्सपेंस और इनकम्स हैं उसमें लिए ज़रूरी होता है पूरा साल क्या हुआ। हम ये नहीं देखते 30 जून को कितनी सेल हुई है, हम देखते हैं पूरा साल कितनी सेल हुई है, पूरा साल कितनी परचेज हुई है, पूरा साल कितना एक्सपेंस हुआ, पूरा साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। तो जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो फॉर द ईयर होते हैं और जो एसेट लायबिलिटी और इक्विटी होता है एज एट। तो अब इन दोनों में असर्शंस के नाम फ़र्क हैं। जो 30 जून पे मौजूद एसेट्स या लायबिलिटीज़ वगैरह हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगा क्या वो एग्जिस्ट करते थे, सवाल है मौजूद थे या नहीं। तो असर्शन का नाम क्या है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, फिर अमाउंट ठीक थी या नहीं, तो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन सही थी। एक्यूरेसी फिर उसको वैल्यू सही से किया गया था, सही जगह लोकेट किया गया था। क्या हमसे रिलेट करते थे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वो जो एसेट थे क्या वो हमारा राइट था, वो जो लायबिलिटीज़ थी क्या वो हमारी ऑब्लिगेशन थी। फिर वो प्रॉपर डिस्क्लोज हुए या नहीं हुए, तो इसके पीछे 2 असर्शंस होती हैं, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है वो एरिया सही जगह पे क्लासिफाई हुआ था। भाई नॉन करंट एसेट था और आपने करंट में दिखा दिया, गलत किया। नॉन करंट एसेट में ही दिखना चाहिए क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटेशन, उस पे वो 6 डिस्क्लोजर होने चाहिए जो IAS 16 ने बताए। तो जब आप कोई भी एसेट पकड़ेंगे वो एग्जिस्ट करता होगा, वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ होगा, उसकी वैल्यू ठीक होगी, वो हमारा राइट भी था, वो क्लासिफाई भी सही हुआ है, प्रेजेंट भी सही हुआ है, आप ये सारे टिक लगा के कहेंगे कि इस एरिया में मुझे कोई मसला नहीं। तो अकाउंट बैलेंस में इनका नाम है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, फलाना 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 फलाना। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में कंप्लीटनेस को कंप्लीटनेस ही कहते हैं, क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन ही कहते हैं, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन ही कहते हैं। ये 3 तो सेम है। जो 3 फ़र्क हैं वहाँ एग्जिस्टेंस कहते हैं क्या वो 30 जून पे एग्जिस्ट करता था, और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में कहते हैं क्या वो साल में हुई थी
इधर अक्रंस बोलते हैं, उधर इधर वैल्यूएशन एलोकेशन। आपको पता है 30 जून पे हम हिसाब लगाते हैं इनकी वैल्यू शैल्यू क्या है, जबकि प्रॉफिट लॉस के आइटम में ऐसा नहीं करते, इनकम एक्सपेंस में हिसाब नहीं लगाते कि 30 जून की क्या वर्थ बनती है। हम पूरे साल की ट्रांजैक्शन को देखते हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो यहाँ खाली एक्यूरेसी आएगा और वहाँ एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन। देन क्या वो रिलेट करती थी फाइनेंशियल से, तो यहाँ इस सजेशन का नाम है कट ऑफ। ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारा साल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे पीछे पिछले साल की हैं, इससे आगे अगले साल की हैं। तो हमें देखना है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल्स में दिखाई गई सेल है, क्या वो हमारे कट ऑफ के टाइम पीरियड के दरमियान है, क्या उससे पीछे या उससे आगे की चीज़ तो नहीं है हमारे पास, ये वेरीफाई करेंगे। एंड फाइनली क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन उसी तरह से है। तो ये सवाल हमने समझने के लिए समझ लिए, लेकिन अब आइंदा पेपर में ये 5 सवाल नहीं लिखेंगे, वो 6 अजर्शंस लिखेंगे। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन को जोड़ के आप एक अजर्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप दोनों अलग अलग से ना बता पा रहे हो तो आप हेडिंग दे दें क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। तब होना ये है कि पेपर में एक एरिया आएगा, फॉर एग्जांपल एरिया आ गया जनरेटर के एक्सपेंसेस, जनरेटर की फ्यूल एक्सपेंसेस, तो आप समझेंगे कि ये अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की आप अजर्शंस को जहन में लेके आएंगे, फिर हर अजर्शन पे बैठ के सोचेंगे कि इसको वेरीफाई मैं कैसे करूं। ऑडिट इज़ वेरी कॉमन सेंस। सब्सटैंटिव प्रोसीजर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर की सपोर्ट में कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे, 501 इन्वेंट्री काउंटिंग के एक स्पेसिफिक एरिया पे, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 3 स्टैंडर्ड हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्योर जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है ना, किसी भी एरिया के प्रोसीजर्स, किसी भी एरिया को कैसे वेरीफाई करेंगे, कोई ऑडिट स्टैंडर्ड नहीं है उसके लिए। ये आपने हमेशा अपनी जजमेंट से लगाने होते हैं। तो एक तरीका है कि आप किताब को रट्टा मार लें, एक तरीका हमें ये समझ आए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क याद है, हमने कहा था कि बजाय इसके कि हम ऑडिटर को 900 सिचुएशंस बता दें और उनका सोल्यूशन बता दें, हम उसको एक टोटका बता देंगे कि तुम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे परखो और उसके बाद यूं कर लेना, मसला हल हो जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। अब किताब में 30 एरियाज हों, 35 हो, 40 हों, उनके अलावा आई के अपने पेपरों में 3-4 और तरह की पूछी हों, दुनिया का कोई भी एरिया आ जाए, अगर आपको उस एरिया की सेंस है, उस एरिया के बारे में थोड़ी बहुत उसकी अकाउंटिंग का अंदाज़ा है, तो आप सिंपली इस अजर्शंस की लिस्ट से उसके सब्सटैंटिव प्रोसीजर बना सकते हैं। बात समझ आई? फिर भी आप में से कुछ लोग होंगे वो कहेंगे नहीं सर, रट्टा लगाए बगैर ना चैन नहीं आता। तो मेरे पास एक ऐसा पेज भी है जिसमें इन सारी अजर्शन के चंद टिपिकल ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। कुछ ना भी पेपर में याद आए तो अलग अलग तरह की अजर्शंस के आगे अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स हैं। किताब में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7 ये 3 जगह इसकी डिस्कशन होती है, तो आपको 4 या 7 में ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो पेज 60 ये पेज आपके पास आ रहा है। ये पेज दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपने इसे एग्जैक्टली रट्टा मार लेना है, ये दिखाने का मकसद है उन कमज़ोर दिल हजरात के लिए जो कहते हैं सर लॉजिक जैसी चीज़ तो मेरे से ना डिस्कस करें, ये एक फजूल बात कर दी आपने, मुझे बताएं रट्टा क्या मारना है। तो बजाय इसके कि मैं उसे 30 एरियाज़ रट्टा मारने का कहूँ, मैं कहूँगा भाई कम से कम इसका रट्टा मार लो, पेपर में आके इस तरह की बातें लिख देना, तुम्हें 70-80% नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें हर एरिया की टिपिकल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये पेज आपने अभी नहीं देखना, ये पेज आपने बहुत सारे तजर्बे करने के बाद देखना है। जब आप बहुत सारे तजर्बे कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये टिपिकल वर्ड समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा तजर्बे स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा तीनों। सवाल ये है कि क्या ये आपको अप्रोच समझ आई? मैंने क्या किया, क्लास के शुरू में थोड़ा सा साइड पे ऑलरेडी लिख के रख लिया ताकि बार बार हम यहाँ पे स्लाइड मत देखें, हम अपने तरीके से चलें। अकाउंट बैलेंस की अजर्शन एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, क्लास ऑफ ट्रांजिशन में अक्रंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। तो पेपर में जब भी सवाल आए आपने सबसे पहले समझना है एरिया कौन सा है और फिर उस एरिया के ऊपर काम करना है। नॉर्मली हम लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले वो एरिया उठाते हैं जिसको आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होता है और जिसके बारे में आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती होती है, IAS 16 नॉन करंट एसेट्स। पेपर में सवाल आ गया 9 नंबर का या 8 नंबर का, उन्होंने कहा नॉन करंट एसेट्स के ज़रा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो बना दो हमें।
तो आपने कहा अच्छा नॉन करंट एसेट, पहला सवाल अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है? अकाउंट बैलेंस है। हम आ गए इस साइड पे, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी वैल्यूएशन, राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। इसमें कंप्लीटनेस थोड़ी टेक्निकल होती है, अगर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का पता हो उस एरिया का तो आप इसको कवर कर लेते हैं। तो हम थोड़ी सी तरतीब बदल लेंगे। वो नॉन करंट एसेट्स जिनका आपने ऑडिट करना है वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं? कोई तरीका है आपके पास उसको वेरीफाई करने का? फिजिकली जाके वेरीफाई कर लेंगे भाई एसी लगा हुआ है, कुर्सियाँ मौजूद हैं। तो एक बड़ा टिपिकल प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन, जिससे आप एसेट्स को चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट से लिस्ट मांगे और फिर उस लिस्ट को ढूंढते ढूंढते जगह जगह जाके देखें कि एसेट एग्जिस्ट। देखिए एसेट एग्जिस्ट करने का मैनेजमेंट से पूछेंगे तो वो तो कह देंगे, लेकिन हमने रेलेवेंट प्रोसीजर लगाना है। रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है? उसको जाके आंखों से देखें। अच्छा कुछ इनके एसेट है, उन्होंने कहा वो हमारे पास नहीं, वो फलाना जगह किराए पे दी है, उनको ख़त लिख लें। अब वो 7 प्रोसीजर में ख़त लिखना भी तो है, उनको ख़त लिख के उनसे पूछ लें कि क्या आपके पास इनकी तरफ से ये पड़ा हुआ है। अगर वो हाँ कह दें तो हमें थोड़ी सी एश्योरेंस हो जाए, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हुई। बड़े वाले एरियाज़ की तरफ थोड़ा बाद में आते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एसेट में ऑब्लिगेशन बोलूँ या राइट बोलूँ? क्या इन एसेट्स पे हमारा राइट था? ये एसी, इस पे हमारा राइट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? कागज़, रसीद पे लिखा होगा कि ये एसबीआई के नाम पे है, इससे ये राइट कंफर्म हो जाएगा। तो नॉर्मली राइट कंफर्म होता है ओनरशिप डॉक्यूमेंट से, ऐसे कागज़ से जिससे हमें राइट की ऑब्लिगेशन मिली होती है वो कागज़, तो हमें ओनरशिप डॉक्यूमेंट से राइट्स पता लग जाएंगे। क्लासिफिकेशन, नॉन करंट एसेट है, इसको लाइबिलिटीज़ में दिखाना चाहिए नहीं, इसको अदर इनकम में दिखाना चाहिए नहीं। नॉन करंट एसेट का एक अलग पोर्शन बनाना चाहिए और उसमें आपको इनको दिखाना चाहिए। फ्रंट पे आप ग्रैंड टोटल दिखा दें और इसके पीछे एक लंबा चौड़ा सा एक टेबल सा बना हुआ होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन इस कि हम चेक कर लें कि नॉन करंट एसेट को गलती से करंट एसेट में तो नहीं क्लासीफाई कर दिया, गलती से इसको कैपिटलाइज करने के बजाय एक्सपेंस आउट तो नहीं कर दिया गया। यही दो गलतियाँ हो सकती है ना, नॉन करंट के बजाय करंट में डाल दें या इनका वो एसेट के बजाय एक्सपेंस में डाल दें। तो क्लासिफिकेशन को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि फाइनेंशियल में इसका ट्रीटमेंट क्या किया गया है और इसके लेजर को स्किम करके देखेंगे कि कहीं इसकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं जो एक्सपेंस वाली थी और इसमें आ गई या इसकी थी और एक्सपेंस में चली गई। प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन का जिक्र आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पता हो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट सारी, तो इंतहाई कॉन्फिडेंस से कह दें कि आइए 16 ने ये 5 डिस्क्लोजर कहे हैं, हम चेक करेंगे कि ये पांचों मौजूद हैं। फर्स्ट करें आपको आइए 16 याद है लेकिन ये याद नहीं कि डिस्क्लोजर कितने थे और कौन से थे, तो कहेंगे हम चेक करेंगे कि क्या इन्होंने आइए 16 के मुताबिक डिस्क्लोजर किए हैं या नहीं किए। फर्स्ट करें आप ईमान के सबसे हल्के लेवल पे हैं, आपको स्टैंडर्ड का नाम भी नहीं आता, डिस्क्लोजर्स का भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसका कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने तरीका तो बताया होगा। तो आप कहें हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक इसके डिस्क्लोजर की कंप्लीटनेस चेक कर लेंगे। ये जुमला भी वैलिड है लेकिन इससे ऊपर वाला जुमला ज़्यादा प्यारा है और उससे ऊपर वाला जुमला बहुत ही प्यारा है। जिसको जितना ज़्यादा आता हो वो उतना खुल के बोल सकता है। तो प्रेजेंटेशन आपकी कवर हो गई। हमने 2 चीज़ें नहीं छेड़ी थी, कंप्लीटनेस, जितने भी एसेट नज़र आ रहे हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? रजिस्टर्स देखने हैं, एसेट्स की जगह जगह रजिस्टर होते हैं। भाई इस कमरे में अगर 150 पौने 200 कुर्सियाँ हों तो कोई ना कोई जिम्मेदार होगा जिसको पता होगा भाई इस कमरे में इतनी कुर्सियाँ, उसने कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ होगा। तो जितना भी स्टॉक होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनकी लिस्टें बनी होती हैं, उनके रजिस्टर बने होते हैं। तो कागज़ों से शायद गायब कर दिया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है भाई आप एसेट अकाउंट्स में गायब कर देंगे लेकिन आप फिजिकली तो नहीं गायब करेंगे। आप अपने एम्प्लॉई को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराएंगे ना कि इसकी तुमने हिफाजत करनी है। तो जो रजिस्टर्स हैं उनसे वेरीफाई कर लें, जो साल भर की परचेजेज़ हैं उनसे वेरीफाई कर लें, पिछली दफ़ा के एसेट्स की लिस्ट और इस दफ़ा की एसेट्स की लिस्ट को कंपेयर करके देख लें कोई मिसिंग तो नहीं नज़र आ रहा। तो कंप्लीटनेस का टिपिकल प्रोसीजर होता है आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आपस में क्रॉस वेरीफाई करते हैं। जब आप उनको आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं तो पता लग जाता है क्या मौजूद और क्या मिसिंग है। कंप्लीटनेस समझ आई? अभी भी सबसे मज़े के असर्शन रहती है जिसमें आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हैं, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड
इसमें उसकी अकाउंटिंग देखनी है, क्या अमाउंट सही है, क्या उसकी वैल्यू सही निकली है। तो अब यहाँ आप अकाउंटिंग पे डिबेट करेंगे कि चूंकि नॉन करंट एसेट है तो IAS 16 ने इसके 2 ट्रीटमेंट बताए हुए हैं, कॉस्ट और जब आता हो तो कितना मज़ा आता है। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हो तो फिर अब ऑडिटर क्या चेक करे, क्या रीवैल्यू सही हुआ था। अगर एक्सपर्ट आया तो एक्सपर्ट वाली बातें लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर वैल्यूअर की रिपोर्ट देखेंगे, उसके साथ मैच करेंगे, फिर जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसका ट्रीटमेंट पूछेंगे। फिर जो ज़्यादा अकायद स्ट्रॉन्ग रखता है वो कहेगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवर्स तरीके से ऐड हो रही थी या नहीं हो रही थी। फिर हो सकता है कोई बताए कि जिस वक्त हम कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाएं तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 सलूक हो सकते हैं। अब पता नहीं, मतलब वही बात है कि आप ईमान के कौन से दर्जे पे बैठे हुए हैं। आपको पता है कि हम एक तो उसकी टोटल अमाउंट बढ़ा दें या उसको सिरे से गायब कर दें और नए सिरे से नई कॉस्ट के ऊपर हम उसको दोबारा से प्रोवाइड फॉर करना शुरू कर दें। तो जिसको जितना आता है वो उतना लिखेगा, जिसके पास जितना टाइम है वो उतना लिखेगा। बहुत गहराई में ना भी जाए तो 5-6 लाइनें हर बंदा लिख लेगा। अभी तो रीवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल में तो बहुत कुछ है। अगर मैनेजमेंट हमें कहेगी कि रीवैल्यूएशन मॉडल है तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है रीवैल्यूएशन मॉडल की। ये मत बताएं कि वो रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि आपको भी नहीं याद आ रही, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि हम चेक करेंगे कि वो वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कहीं हम फिर उनका स्केड्यूल चेक करेंगे, उसकी ओपनिंग बैलेंसेस चेक करेंगे, साल की एडिशंस देखेंगे, डिलीशंस देखेंगे। भाई देखिए ना, पिछले साल थे 110 मिलियन के अकाउंट्स और इस दफ़ा हैं 122 मिलियन के अकाउंट्स। तो डिफरेंशियल पे काम करें ना मेनली। ओपनिंग तो पिछली दफ़ा से वेरीफाइड हुआ है, तो ज़्यादा ज़रूरी है इस दफ़ा की एडिशन और इस दफ़ा के डिस्पोजल साल भर में 1 या 2 दिन हुआ होगा, एडिशन 5-6 दफ़ा हो गई होगी। तो अगर आपके पास कम ट्रांजैक्शन हो तो 100% पे जा सकते हैं, 100% वेरीफाई कर लें। एडिशंस नहीं कर सकते, डिस्पोजल 100% वेरीफाई कर लें। ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, एडिशन डिलीशंस वो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को मैथमेटिकली रीकैलकुलेट कर लेंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से वेरीफाई कर लें फॉर द ईयर, और डिस्पोजल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन पे जो काम कर रहा है उसने को वर्किंग बनाई होगी। क्लोजिंग मैथमेटिकली निकाल लें और कैरिंग अमाउंट भी अगेन उसके क्लोजिंग से उसका क्लोजिंग माइनस करना है। सिर्फ इसी पे ही आप पूरा सफ़ा भर सकते हैं, इस असर्शन पे। अब 9 नंबर का सवाल आया था, 9 नंबर कम नहीं होते, लेकिन आप देखें आपने 9 नंबर के लिए कितना सारा पेट भर दिया। आपने एग्जिस्टेंस में 2 लाइनें लिख दी, कंप्लीटनेस में 2 लाइनें लिख दी, इसमें आपके पास फिर 10-12 लाइनें थी। फ़र्ज़ करें हम उनसे 6-7 ही लिख देते हैं। इसमें आपने 1 लाइन लिख दी कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो। क्लासिफिकेशन में आपने 2 बातें कर दी। आपने प्रेजेंटेशन में ज़्यादा आता है तो ज़्यादा लिख दिया, कम आता है तो कम से कम 1-1.5 लाइन लिख दी। अब एक तरफ एक बच्चा है जिसको कहा नॉन करंट एसेट की सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ, और उसने 2-2.5 सफ़े पे बस लिखी जा रहा है। अपने जुमले भी रिपीट हो रहे हैं, कुछ उसे याद है, कुछ गप मार रहा है। एग्जामिनर देख रहा है, आवाज़ार हो रहा है, बोर भी हो रहा है। फिर अचानक से आया एक बड़ा सुलझा हुआ बच्चा, SBI का बच्चा, बड़े ही डिसेंट तरीके से उसने 6 हेडिंग्स बनाई हुई हैं। हर हेडिंग के नीचे 90 तोले 2 से 3 जुमले लिखे हैं। अगेन जो स्ट्रेटिफिकेशन से चलेगा वो मेहनत कम करेगा, नंबर ज़्यादा लेगा। याद है वो जो ऑडिटर 50 से एविडेंस लेता था और एक तरफ 20 जगह से 2-2 एविडेंस लेता था, तो जिसने भर दिए और 20 लाइनें लिख दी शायद उसको 6 से ऊपर नंबर ना मिले, क्योंकि एग्जामिनर की टिपिकल अजम्पशन है, क्योंकि वो हर तरह के बच्चे को डील कर रहा है और ज़्यादातर बच्चे अच्छे नहीं होते, तो उसकी अजम्पशन होती है कि ज़्यादातर बच्चे गपोड़ी हैं। एक भाई ने अजीब सा मुँह बनाया कि इसका क्या मतलब है, गप मारने वाले सब्जेक्ट को गपोड़िया कहते हैं, ठीक है। तो उसके जहन में होगा कि बच्चे गपोड़ी हैं, गप मारते हैं, तो एक अच्छा बच्चा उनमें से मुमताज़ कैसे होगा। मुमताज़ किसी खातून का नाम नहीं है, मैं थोड़ी सी भी उर्दू बोल दूं आप लोग मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखते हैं। मुमताज़ मतलब डिफ्रेंशिएटेड, सेग्रीगेट कैसे होगा भाईजान, मतलब मैं यकीन करें मैं इतनी भारी उर्दू नहीं बोलता, मुमताज़ एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। उर्दू हमारी एग्जाम थी, ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक। तो होगा ये कि जिस बच्चे ने लॉजिक से चला होगा, एग्जामिनर सोचेगा यार कमाल बच्चा है,
इसको एग्जैक्टली पता है कि ये कौन सी लाइन से कौन सी अजर्शन वेरीफाई कर रहा है, हालांकि उन्हें नहीं पता, ये तो अजर्शन की हेडिंग लिख के इसके दिमाग में प्रोसीजर आया है। तो एक तरफ एक बच्चा फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, अब समझ आ गया है, अपनी ज़बान समझ आती है। तो और एक तरफ एक बच्चा बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे 6 हेडिंग्स में हर हेडिंग के नीचे 2-2 3-3 लाइनें लिख रहा है, और कुछ जगह ज़्यादा जज्बातियों के ज़्यादा भी लिख रहा है। वो सेग्रीगेट हो गया बाकियों से, और पता लग गया यार ये अच्छा बच्चा है, इसको तो नंबर, इसको 9 नंबर में से 8 नंबर देते हुए बाजू नहीं लड़खड़ाएगा, क्योंकि हर हेडिंग का 1-1.5 नंबर तो देना ही पड़ेगा उन्हें। और कुछ नहीं तो कहेंगे इसने 6 अजर्शन बताई हैं, हर अजर्शन की हेडिंग देने का आधा नंबर तो दे ही दें, तो 3 नंबर तो वहीं से पूरे हो गए। अब बकाया 6 नंबर पूरे करने हैं, तो 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाइनें और कुछ 3 जगह 3-4 लाइनें आपने लिखी हैं, नंबर पूरे हो गए। ना लिखते हुए आपको थकान हुई, आपको लगा आप एक पजल सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगा कि मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त, ये कैसे वेरीफाई होगा, सोच रहे हैं, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, और सवाल होता चला गया। अब आप कह रहे हैं नहीं ये बात ज़रा ज़्यादा अजीब सी कर दी सर ने, हमें डर लग रहा है। तो कोई बात नहीं, आप घर जाके एक दफ़ा पहले सोचें नॉन करंट एसेट के प्रोसीजर इसी डायमेंशन पे, फिर क्या करें। किताब में मैंने यही अजर्शन बाय अजर्शन हेडिंग में इसके प्रोसीजर, मैंने क्या किया, आईकेप की किताब पकड़ी, आईकेप की किताब में कुछ जगह अजर्शन बाय अजर्शन था, कुछ जगह बिखरे हुए थे, मैंने उन सबको पकड़ के रेलिवेंट हेडिंग्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। तो एक अप्रोच बन गई। इस किताब में आपको मैक्सिमम ऑफ द प्रोसीजर, सारे नहीं, मैक्सिमम ऑफ द प्रोसीजर अजर्शन बाय अजर्शन हेडिंग में डिवाइड हुए हुए नजर आएंगे। आईकेप के आप पास पेपर्स देखेंगे तो कुछ जगह वो खुद ही मूड में बैठा होता है, कहता है मुझे अजर्शन बाय अजर्शन बताओ, तो जिसने रट्टा मारा हुआ होता है वो रुल जाता है। कभी वो कह देता है फलाना अकेली अजर्शन के मुझे प्रोसीजर बताओ, बच्चा कहता है मैंने तो रट्टा मारा हुआ था, मुझे अजर्शन का क्या पता। तो जो अजर्शन वाले फ्रेमवर्क पे चल रहा है वो हमेशा बाकियों पे एज ले जाएगा। तो कोई भी एरिया आपने पकड़ना है और आपने इसी तरह से प्रोसीजर लगाते शुरू कर देना है। हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अकाउंट बैलेंस होता है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, लोन एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ वो काम नहीं हो सकता कि लोन को फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे, फिजिकल चीज़ तो नहीं है, एग्रीमेंट चेक कर लेंगे। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है मजीद? ये एग्रीमेंट देख, मिनट्स देख लें जिस मीटिंग में लोन अप्रूव हुआ होगा, बैंक से पूछ लें, एग्रीमेंट इनके पास हो सकता है 2 नंबर बना हुआ हो, याद है जो बाहर से एविडेंस मिले और जो अंदर से एविडेंस मिले। तो अब आपको एहसास होगा कि कल चैप्टर 4 हमने क्यों पढ़ा था। हम बेस बना रहे थे कि हमें समझ आना शुरू हो जाए कि प्रोसीजर के पीछे साइंस क्या और आप डिफरेंट तरीके से किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो होगा क्या कि आप बैंक को ख़त लिख सकते हैं, आप एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ तरह के मिनट्स देख सकते हैं। जी, रीपेमेंट स्केड्यूल से भी हमें काफ़ी हद तक पता लग सकता है। जी क्या, हम इनफ्लोज वगैरह देख सकते हैं। अगर लोन एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अमाउंट फाइनेंशियल्स में टकराई होगी, बैंक स्टेटमेंट पागल हो गई होगी उस दिन जिस दिन उसमें लोन आया होगा। ये लोन छोटा थोड़ी होगा, जो नॉन करंट लोन है ये कुछ करोड़ की गेम तो होगी। तो फाइनेंशियल्स में या बैंक स्टेटमेंट में एक बड़ी अमाउंट हिट होती नज़र आ रही होगी, हमें एग्जिस्टेंस पता लग गई। अच्छा, कंप्लीटनेस, जितने भी इन्होंने साल भर लोन लिए हैं सारे के सारे इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या इनके आज तक जितने भी लोन है वो सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक तो इनके एग्रीमेंट्स देख लें डिफरेंट बैंक्स के साथ, पिछले साल की लोन्स की लिस्ट थी हमारे पास, रीपेमेंट स्केड्यूल थे, उनमें से सारे तो नहीं इस साल ख़त्म होने थे ना, तो देख लें उनमें से कौन कौन सा इस साल ख़त्म होना था और किस किस ने आगे तक जाना था। जिसने आगे तक जाना था पूछें उसका क्या बैलेंस है, और इंटरेस्ट से रिवर्स वर्किंग कर लें। भाई लोन छुपा लिया होगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ा होगा ना, जब दिया होगा बैंक में से आउटफ्लो हुआ होगा तो नज़र भी आएगा। तो जितने भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं उनको देख के रिवर्स वर्किंग करके, ये अब एनालिटिकल प्रोसीजर है जैसे आप मैथमेटिकली रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, रिवर्स वर्किंग करके देख लें लोन कितना होगा। कुछ अप्रूवल्स हुए होंगे, कुछ मीटिंग्स में अप्रूव हुआ होगा, यानी आप उसका प्रोसेस समझें और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लें। तो एक बात हमें समझ आ रही है, एग्जिस्टेंस नॉर्मली मिल के या कागज़ देखने से वेरीफाई होती है, कंप्लीटनेस नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस मैच करने से होती है। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, अब लोन की एक्यूरेसी या क्लोजिंग बैलेंस जो नज़र आ रहा है उसकी वैल्यूएशन किस तरह से होनी, लोन को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, या एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें तो वो फनकारी करनी नहीं है कि इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट डालें, इसमें
देखिए ना, अकाउंट बैलेंस में से कुछ एज इट इज़ नज़र आते हैं और कुछ में आप फनकारी करते हैं, प्लस करके, माइनस करके, प्रोविजन रिकॉर्ड करके, रीवैल्यू करके, एनआरवी निकाल के। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने असल रकम पे रिकॉर्ड करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने देखना है कि रीपेमेंट स्केड्यूल के मुताबिक क्या चीज़ें सही हैं। क्लाइंट ने कहा हमारे ईयर एंड का लोन का बैलेंस है 43 मिलियन, कैसे वेरीफाई करें? रीपेमेंट स्केड्यूल देख लें उन सारे लोन्स के, उन सब में देख लें उतनी उतनी पेमेंट होने के बाद कितना बचना चाहिए, फिर देख लें उतनी उतनी पेमेंट हुई बैंक स्टेटमेंट में तो उतना उतना बचना चाहिए। फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं, बैंक से कंफर्म कर लें, बैंक को खत लिख के उससे पूछ लें कि भाई तुम ये बताओ कि ईयर एंड पे तुम्हारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमने कितने देने हैं तुम्हारे, वो पता कर लें और उन्हीं की शीट को रिकैलकुलेट कर लें। आपको तो इतने सारे अल्फाज पता है ना, खुद से बना लें, उनकी वो शीट को कैलकुलेट कर लें, आंखों से देख लें, ऑब्जर्व कर लें, बहुत सारे तरीके हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एसेट में राइट होता है तो लाइबिलिटी में क्या जो ये दिखा रहे हैं लोन वाकई इनकी लाइबिलिटी है? एग्रीमेंट देखें, एग्रीमेंट ने अगर कहा ये आपने लाजमी देने हैं, बैंक ने कंफर्मेशन के वक्त कहा हाँ भाई हमारे इन्होंने इतने पैसे देने हैं, तो ये सारी चीज़ें, और हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कर दे रही हैं? बहुत डर लग रहा है, आप एक काम कर लें, इनसे लिखवा भी लें राइटिंग में कि हाँ भाई हम लोगों ने इतने पैसे देने हैं। याद है लिखवाने के एडिशनल सपोर्ट तो है। एक भाई ने कहा मॉर्गेजेस वगैरह देख लें। अब देखें ना, आप जितना सोचेंगे आप उतना गहराई में जा सकते हैं। अगर आपने एक लोन लिया है तो लोन पे सिक्योरिटी होगी और सिक्योरिटी कहीं रजिस्टर हुई होगी, तो एक दफ़ा देखिए इनकी कौन कौन सी सिक्योरिटी रजिस्टर हुई है और उनसे पूछें भाई सिक्योरिटी रजिस्टर हुई है, रजिस्ट्रार कहता है कि इतना लोन है, तुम लोग कह रहे हो इतना लोन नहीं है, तो वहाँ से भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये लोन इनकी ऑब्लिगेशन है या नहीं। अगर एक इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार तक ने उसका मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर किया हुआ है तो उसका मतलब लोन लिया था। क्लासिफिकेशन, आपको पता है लोन जो है वो अदर इनकम में दिखाते हैं, करंट एसेट्स में क्विक एसेट्स करके दिखाते हैं नहीं, लोन के दो से करते हैं, करंट पोर्शन करंट लायबिलिटी में। तो आप क्लासिफिकेशन में चेक करें कि एक तो ये लोन में और वहाँ पे करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट होकर नज़र आ रहा है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। नॉन करंट लायबिलिटी प्रेजेंट कैसे होती है? अब अगेन हो सकता है आपने ऐसा कोई स्टैंडर्ड ना पढ़ा हो, तो आप क्या लिख दें, फ्रेमवर्क के मुताबिक इसके डिस्क्लोजर को हम रिकॉर्ड कर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी टोटल पे नज़र आती है और नीचे ब्रेकअप में जितनी जगह से आपने जो जो लोन लिए होते हैं उनका ब्रेकअप दिखा रहे होते हैं, और फिर नोट्स टू द अकाउंट्स में उसके इंपॉर्टेंट जो कॉवेनेंट्स हैं उनको लिखा होता है। तो नहीं भी पता तो वो जेनेरिक जुमले तो दे सकते हैं। औसतन 6 या 8 नंबर का सवाल होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। एक दफ़ा आईकेएप जोश में आया था और 15 नंबर का सवाल पूछ लिया था, लेकिन पूछा भी फिर इन्वेंट्री में से था। इन्वेंट्री ऐसी चीज़ है कि IS2 आपकी रगों में बह रहा होता है, तो आप तो पागल हो जाते हैं इन्वेंट्री देखते साथ ही, आप तो आधी अकाउंटिंग उसमें डाल देते हैं। 3 हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आपकी अकाउंटिंग हमारे ऑडिट में काम आ सकती है। रिस्क असेसमेंट के वक्त जब आपने देखना होता है कि कौन कौन सी एरियाज़ में रिस्क है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनाते वक्त अगर आपको अकाउंटिंग पता है तो आपकी नफासत आ जाएगी आपके जवाब में। और नंबर 3 705 706 में जब आपने ओपिनियन देनी है, तो इसलिए हम क्लास के पहले दिन ये कहते हैं कि दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि FR2 आपने या किया हुआ हो या साथ साथ कर रहे हो, नहीं तो कम से कम रिक्वायरमेंट है कि आपने FR1 किया हुआ हो। पिछली 2-3 अटैम्प्ट से हमने ये नोट किया है कि आईकेएप ने लेवल हल्का कर दिया और FR1 के स्टैंडर्ड्स पे चला गया है, और पिछली 2-3 अटैम्प्ट से ही ऐसा हुआ है कि FR2 ब्लॉक हुआ है। FR1 पास नहीं होता तो आप FR2 नहीं उठा सकते, तो कुछ बच्चे उस वक्त ऑडिट उठा लेते हैं। तो मैंने ये नोट किया है कि आईकेएप अब हल्के सवाल बना रहा है 705-6 के, यानी वो FR1 के स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा फोकस कर रहा है, FR2 के स्टैंडर्ड्स को उतना फोकस नहीं कर रहा। स्टिल फिर भी हम ये कहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और आप हल्का फुल्का अगर कोई स्टैंडर्ड आए, जैसे IS10 आया तो उसके ऊपर डिस्कशन कर दी, कोई और स्टैंडर्ड आए तो उसके ऊपर टीचर थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर दे, जैसे रिलेटेड पार्टी वो तो खैर आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। जैसे रेगुलर क्लास में भी हमने वेट किया था खास टाइम तक अकाउंटिंग के टीचर का, फिर हमने कहा हम सेशन के एंड पे वो करेंगे, तो हमारी रेगुलर क्लास की एक क्लास हमारी पेंडिंग रहती है, याद है ना? भाग तो नहीं जाएंगे? पता लगा इधर 3 अगस्त आई, 4 अगस्त आई, आप जनाब अपने अपने घरों को रवाना के महीने के हॉस्टल के ड्यूज़ बचाएंगे, घर जाके ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो हमारी अगले हफ्ते में एक क्लास रहती है, वो हम लोगों ने करनी है, ठीक है? ये रेगुलर क्लास वालों से है, बाहर वाले जो हैं उनके साथ तो मतलब चल ही रहा है क्रैश कोर्स ऑलरेडी। क्या ये बात समझ आई जी?
प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं? जी, प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट रिपीट कर सकते हैं, प्रोसीजर रिपीट नहीं कर सकते। असल में डॉक्यूमेंट रिपीट किस तरह से होगा, बैंक को खत लिखा एग्जिस्टेंस में, आप कहें हम बैंक को लेटर लिखें ताकि कंफर्म हो कि क्या ये लोन मौजूद है या नहीं। अब आपने एक दफ़ा और ख़त का जिक्र किया वैल्यूएशन में, आपने कहा बैंक को हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेंगे ये जानने के लिए कि उनके पास भी सेम ही अमाउंट पेबल में आ रही है जितनी हमारे पास आ रही है। अल्फाज बदल गए, डॉक्यूमेंट एक है लेकिन अजर्शन फ़र्क है। डॉक्यूमेंट एक है लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वो फ़र्क है। तो टेक्निकली ख़त भेजना एक ऐसा प्रोसीजर है कि जैसे ही बैंक का नाम आए आपने ख़त वाली बात सोच लेनी है, उससे 3-4 अजर्शंस वेरीफाई होंगे। तो होता क्या है कि बहुत सारे एरियाज़ की प्रोसीजर देखने के बाद आप, एक तो होता है ना आप हर अजर्शन के टिपिकल प्रोसीजर समझ जाते हैं, फिर क्या होता है आप हर एरिया के बारे में कुछ टिपिकल बातें जानते हैं। जैसे कैश होगा तो कैश काउंटिंग सबसे बड़ा प्रोसीजर होगा, बैंक या लोन होगा तो बैंक का ख़त सबसे बड़ा प्रोसीजर होगा। तो आप फिर क्या करते हैं, कुछ टोटके बना लेते हैं, तो आप वो वाला डॉक्यूमेंट रिपीट कर दें लेकिन अल्फाज आपने थोड़े से बदल लेने हैं। इसके लिए अब अगेन वही वाली बात है, ये हवाई बात हो रही है, आपकी इंग्लिश शायद बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, इसीलिए सपोर्ट में आपके पास ये किताबें हैं कि आप जिस भी एरिया के प्रोसीजर बनाएं। यानी जब आप इस किताब को यूज़ कर रहे होंगे तो अक्सर लोगों को जो ये हमारी किताब नहीं देख रहे होते, किसी और की किताब देख रहे होते हैं, तो वहाँ आईकेप के हिसाब से चैप्टर नहीं बने हुए होते। आईकेप का चैप्टर 8 नॉन करंट एसेट्स के सबस्टैंडिव प्रोसीजर है, चैप्टर 9 करंट एसेट्स के सबस्टैंडिव प्रोसीजर, और चैप्टर 10 रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस की एरियाज, वो सब चैप्टर 10 में क्लासीफाई किए हुए हैं। इस किताब में हर चैप्टर के एंड पे, यानी कि जब किताब एंड होगी नोट्स वाला पोर्शन, तो तमाम चैप्टर्स के पास पेपर्स भी मौजूद हैं, और हर पास पेपर के एंड पे उसके सोल्यूशन और एग्जामिनर ने उसमें क्या जज्बात का इजहार किया था उसके कमेंट्स, और जब से मार्किंग स्कीम आ रही है तब से लेके अभी तक जिन जिन सवालों में आई कि आपने कहा था इतना लिखने के इतने नंबर, इस पॉइंट के इतने नंबर, इस पॉइंट के इतने नंबर, वो भी मौजूद हैं। ये किताब सॉफ्ट में आपके साथ शेयर थी, अब आपके पास फिजिकल भी मौजूद है। ऑनलाइन वालों को चढ़ाते हैं, फिजिकल बच्चों के पास फिजिकली किताब मौजूद है। ऑनलाइन वाले हजरात आप अपनी गूगल ड्राइव पे जाएं और वहाँ जाके डबल क्लिक करके रेलेवेंट जगह ओपन करके देख लें। तो अगेन आप अगर प्रिंट निकालना चाहें तो आप प्रिंट निकाल लें, हमने तो किताब पब्लिकली अवेलेबल की हुई है। तो ये बात समझ आ रही है। अगर ये क्रैश कोर्स ना होता तो मेरा दिल करता कि 4 घंटे का एक सेशन होता और हम सारी रियाज पकड़ के एक एक उस पर बात करते हैं। काश ऐसा होता है। संडे को आपको लग रहा है कि आप संडे को बच जाएंगे हमसे? हो सकता है सैटरडे वाला मेरा सेशन इतना लंबा चला जाए कि सर उसामा वाला सेशन संडे पे चला जाए। ठीक है, लेकिन चलें, बात यह है कि मैं आखिरी दिन एक ईमेल भी दे रहा हूँगा। आप ये सारे तजर्बे करेंगे, आप एक एरिया पकड़ेंगे और सोचेंगे अच्छा चलो मैं इसके प्रोसीजर सोचता हूँ, फिर मेरी किताब में आके देखेंगे आप अगर 70-80% मैच करके, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मज़े की बात है इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मेरी किताब फ़र्क हो सकती है, आसिफ साहब की किताब फ़र्क हो सकती है, आईकेप की किताब फ़र्क हो सकती है, इब्राहिम साहब की किताब फ़र्क हो सकती है। हर किसी की किताब में अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप गूगल से सर्च करें कुछ और जवाब मिलेगा, चैट जीपीटी से सर्च करें कुछ और जवाब मिलेगा। चैट जीपीटी को ही कह दें, फर्ज करें एक एरिया पे कंफ्यूज हो गया, नहीं समझ आ रही इसकी कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करूं, चैट जीपीटी से कहें मुझे सेल्स के अंदर कंप्लीटनेस असर्शन वेरीफाई करने के 3 प्रोसीजर बता दो, उसे ठग करके आपकी मदद कर देनी है। ठीक है, अगेन वो थोड़ा सा जब आप उससे जनरल सवाल पूछते हैं तो जनरल सवाल बताता है, जब आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है आप कहें मेरे जहन में कंप्लीटनेस का ये प्रोसीजर आ रहा है, बताओ क्या ये कंप्लीटनेस में आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। जितना टू द पॉइंट, ये जो चैट जीपीटी है ना, इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी होती है। चैट जीपीटी सबको बहुत अच्छा जवाब देता है वैसा जैसा सवाल पूछने वाले का मिजाज है। सवाल पूछने वाला बहुत ज़्यादा ड्रिल डाउन करके डीप एक एक रिक्वायरमेंट छोटी सी छोटी अगर बताएगा तो चैट जीपीटी उसी हिसाब से टू द पॉइंट छोटी सी छोटी चीज़ को जहन में रखते हुए जवाब देगा। और अगर आप उसे एक जनरल सवाल पूछेंगे तो एक ही सवाल 2 अलग अलग लोग जब चैट जीपीटी पे डालते हैं तो 2 अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो चैट जीपीटी इस तरह के जितने भी एआईज हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो आप पूछते हैं ना, ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है आप अपना जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा अपनी रिक्वायरमेंट जितनी वेल डिफाइंड करके भेजेंगे, उतना अच्छा जवाब मिलेगा। चैट जीपीटी ऑडिट में बहुत हेल्प करता है, आप अपनी ड्राफ्टिंग पे मदद ले सकते हैं उससे। एक सवाल आपने देखा, आपने उस पर ड्राफ्टिंग की,
किताब से सवाल को सॉफ्ट कॉपी पेस्ट किया, अपने आंसर को पेस्ट किया, उसे कहा इस सवाल का मैंने ये जवाब दिया, बताओ इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, मुझे 5 में से नंबर दो। वो देगा नंबर 3, आप कहेंगे बताओ मेरी गलती क्या है, वो कहेगा ये, फिर कहो अच्छा इस सवाल को, मेरे आंसर को थोड़ा प्रोफेशनल टोन में ज़रा बेहतर करके लिख दो, वो बेहतर करके लिख देगा। तो आपके पास तो हर वक्त जेब में एक ड्राफ्टिंग टूल मौजूद है विच इज़ ChatGPT। आप ज़रूर हेल्प लें। आप अभी आपने AI से हेल्प नहीं लेनी तो फिर कब लेनी है? तो AI सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, बताओ मैं क्या करूं। वो कहता सोना शुरू कर दो, नींद की गोलियां ले लो, लोगों से मत मिलो, ईजी हो जाओ। तो दिस इज़ मोर देन दैट जिस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं। ऑडिट में चूँकि बहुत सारी जगह प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है तो आप इससे पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवालों का सलूशन अगर आप रिफाइन करना चाहें आप इससे पूछ सकते हैं। तो वापस इधर आते मैं वही बात कर रहा था कि काश वाकई ही इतनी गुंजाइश होती तो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन गुंजाइश हमेशा कम होती है। लेकिन एरिया कोई भी हो सकता है। 2 एरियाज़ को क्विकली और देख लेते हैं। अब 2 एरियाज़ अब आपकी तरफ से आप फरमाइश करें। हाँ जी, एक ने का इंटरेस्ट, एक ने का इन्वेंट्री। इंटेंजिबल जिन्होंने कह दिया नहीं पता, हमारी इंटेंजिबल पे ये स्पेशल क्लास है, उसके पीछे का स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाला भी डिस्कस होना है। तो वो है रिप्लेसमेंट क्वेश्चन हमें उठाना पड़ेगा, ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजंस वो भी उसी में आई है, 37 वो भी हमारा रहता है। आप समझ आया? जब हम सबसे पूछते हैं तो हमें कोई भी एक जवाब नहीं मिलता। डेटर, इन्वेंट्री, डेफर टैक्स। इसलिए मैं फिर आपसे नहीं पूछ रहा था, क्योंकि आपसे पूछूं तो फिर जिसका सवाल पूछा गया वो बता देंगे, बाकी लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, सर ने उसकी सुन ली। तो एक काम करते हैं, रैंडमली एक बच्चा चूज करते हैं और उससे कहते हैं जो इन्होंने बताया उसके अलावा कोई उसके दिमाग में आता हो। अब ये रैंडमली मैं वो करूँगा तो जजमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। चलें, फिर वो हम कहते हैं जिसका CRN नंबर के पहले 3 डिजिट हों। पता नहीं है इस वक्त CRN क्या चल रहा है, 1-4 उनका 1-2 से लेके 1-5 तक चल रहा है। चलें, जिसके पहले 3 लेटर हों 1-3-9। फरमाइश इन्वेंट्री। अब हमारे पास जो है ना फरमाइश इन्वेंट्री की आ गई है। अब ये एक रैंडम, दिस वाज रैंडम, आप समझ आया? अगर मैं अपनी पसंद से ढूंढता तो वो जजमेंटल होती। अब हमने रैंडमली एक टारगेट सेट किया, उसमें आ गया। अब भाई ने इन्वेंट्री कह दिया, इन्वेंट्री ऐसा एरिया है जिस पे ICAP ने भी काफ़ी फोकस किया हुआ है और आपको IS2 के मुताबिक भी आता है। जल्दी से देख लेते हैं कि ये एरिया इतना बड़ा है कि ये एक बहुत है, क्योंकि वक्त भी हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी आप जो भी एरिया सोचेंगे, प्रोसीजर सोचेंगे, किताब देखेंगे, जहन में सवाल आएंगे, परेशान होंगे। मैं सिर्फ एक ईमेल के फासले पे हूँ, atifabdifca@gmail.com। आपने कहना है सर मैं सेल के ऊपर सोच रहा था, सेल पे अक्रंस पे मैंने ये सोचा था, आपकी किताब में ये लिखा है, मुझे हजम नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, या मैंने क्लासिफिकेशन पे ये सोचा, आपको ये ठीक लग रहा है, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। तो रादर देन कि हर बंदे की फरमाइश पे हम यहाँ पे 5-6 घंटे का सेशन करें, आप में से हर बंदा मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिसने जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाया और उसको नहीं समझ आया उसने मेल कर दी। मोस्ट प्रॉब्ली इन दिनों जो लास्ट मंथ होता है, मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे सब लोगों को उनके रिप्लाई मिल जाएँ सोने से पहले पहले। उनके नहीं, मेरे सोने से पहले पहले उनको रिप्लाई मिल जाए। तो हो सकता है वो सुबह फजर तक का टाइम हो, ठीक है। लेकिन ये है कि आप सवाल पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा पूछें तो आंसर हो जाएंगे। इससे आप सबको हेल्प भी हो जाएगी। और क्रैश का जो एक प्रॉपर पैटर्न है कि हम लोग को सिलेक्टेड टाइम ही दे सकते हैं, वो उसका भी एहतराम हो जाएगा। इन्वेंट्री क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, अकाउंट बैलेंस है। जब 2 आते तो मेरी ख्वाहिश होती कम से कम एक ये होता, लेकिन चलें इन्वेंट्री अकाउंट बैलेंस है। एग्जिस्ट कर रही थी, फिजिकली वेरीफाई कर लें, किसी और के पास पड़ी हुई थी, हाथ बेच के देख लें। यहाँ रुक जाए, काम की बात है। हर वो एरिया जिसको आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं ना, उधर कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस दोनों वेरीफाई हो सकती है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप क्लाइंट से एक लिस्ट मांगे इन्वेंट्री की और उस लिस्ट में से चीज़ चूज़ करके ढूंढें कि मौजूद है या नहीं, तो ये एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है। इसको कहते हैं लिस्ट टू फ्लोर। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इन्वेंट्री की एरिया में घुस के कहें यार ये वाला इन्वेंट्री आइटम है, दिखाओ तुम्हारे पास रिकॉर्ड में कहाँ आ रहा है। ये है फ्लोर टू लिस्ट। जब आप उनकी लिस्ट को ढूंढते हैं तो एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है। और जब आप किसी मिले हुए को अकाउंट्स में ट्रेस करना चाहते हैं
तो कंप्लीटनेस, कि आप कहते हैं जो था वो इनके पास रिकॉर्ड हुआ हुआ और जो इनके पास रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो था। तो लिस्ट टू फ्लोर और फ्लोर टू लिस्ट, तो आप इन्वेंट्री के अंदर एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस दोनों जगह कह दें फिजिकल वेरिफिकेशन, इधर कहें फिजिकल वेरिफिकेशन और ब्रैकेट में लिख दें लिस्ट टू फ्लोर, इधर कह दें फिजिकल वेरिफिकेशन और ब्रैकेट में लिख दें फ्लोर टू लिस्ट। बात समझ आई? तो जिस भी एरिया में फिजिकल वेरिफिकेशन आ गई, आपके मजे लग गए, आपको कंप्लीटनेस जिसके अंदर हमेशा सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है, आपको एक लाइन आइटम मिल गया उसका। अच्छा जी, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, खत भेज दें, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो गई। कंप्लीटनेस, जितनी इन्वेंट्री है सारी रिकॉर्ड हुई हुई है। अब वही वाली बात, आपको इन्वेंट्री के पे सारे कागज़ पता होने चाहिए। स्टॉक का कार्ड भी मौजूद है, जब दरवाजे पे आई थी उस वक्त भी कार्ड बना था, जब फैक्ट्री को इशू हुई उस वक्त भी कागज़ बना, तो जब आई तब कागज़ बना, जब गई तब कागज़ बना, जब फैक्ट्री को इशू हुई तब कागज़ बना, जब स्टॉक रूम में रखी तो कागज़ बना। तो बिन कार्ड, गुड्स रिसीव नोट, गुड डिस्पैच नोट, प्रोडक्शन के रिकॉर्ड्स, इनको आपस में रिकनसाइल करें, कंप्लीटनेस वेरीफाई हो सकती है। आप ओपनिंग बैलेंस पकड़ें पिछली दफ़ा का, साल की परचेजेस ऐड करें, साल की सेल्स माइनस करें, तो भी आपको पहुंच जाना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटीज़ पे। एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन, अकाउंटिंग आ गई, IS2 आ गया। पहले कहेंगे कि इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, लोअर कॉस्ट या NRV पे। तो फिर कहें अब मैं कॉस्ट वेरीफाई करूंगा और NRV वेरीफाई करूंगा। अब ये NRV कैसे वेरीफाई करेंगे भला? NRV कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। अब अगर तो बहुत स्पेशलाइज आइटम है और पता नहीं साल में कभी कभार सेल होता है, फिर तो एक्सपर्ट से पूछ लें या मार्केट से पूछ लें। और अगर डेली सेल होने वाला आइटम है तो 30 जून के बाद आपने कौन सा चले जाना है, यकम 2-3 जुलाई को कभी ना कभी तो सेल हुआ होगा वो आइटम, उससे उसकी सेलिंग प्राइस कंफर्म हो गई होगी, तो उसके सेलिंग एक्सपेंसेस भी कंफर्म हो गए होंगे। तो ईयर एंड पे जो इन्होंने NRV का हिसाब लगाया होगा, एस्टिमेटेड सेलिंग लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब तो आपको एस्टिमेट की ज़रूरत ही नहीं, आपको तो रियल सेलिंग प्राइस, रियल कॉस्ट ऑफ सेलिंग मिल गया। तो आप कहें ईयर एंड के बाद की सेल से मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट टू सेल को ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट करके एक अमाउंट तक पहुँच जाऊँगा। ये तो NRV हो गई। कॉस्ट, अब कॉस्ट में आप जाके कहेंगे भाईजान एक दफ़ा हमें समझना होगा कि ये FIFO पे चलते हैं या EFCO पे चलते हैं। जिस पे चलते हैं हम उसके मुताबिक रिकॉर्ड देखेंगे। अब रिकॉर्ड के अंदर आपके पास पिछली दफ़ा की इन्वेंट्री प्लस इस दफ़ा जितनी भी परचेजेज हुई और जितना माइनस हुआ, आप उनसे शीट लेंगे, वो वाली जो स्टॉक का एक पूरा कार्ड होता है, उस शीट को क्या करें, रीकैलकुलेट कर लें। उसमें सैंपल में कुछ आइटम उठा के जहाँ उन्होंने कहा था स्टॉक इशू हुआ था, उस दिन जाके फैक्ट्री के रिकॉर्ड देख लें, स्टॉक इशू हुआ था। 3 जगह उन्होंने कहा परचेजेज हुई थी, उनमें से 2 पकड़े और परचेज की इनवॉइस देख ली, दरवाजे वालों से पूछ लिया कि माल कब आया था, उनको ट्रैक कर लिया। तो अगर कॉस्ट है तो फिर वो जो FIFO या EFCO की शीट बनी हुई है उसको रिकैलकुलेट कर लें और अंदाज़ा लगाएं कि इनकी जो कॉस्ट की अमाउंट है वो सही है या नहीं। फिर कॉस्ट और NRV को कंपेयर करें और जो लो है वो दिखनी चाहिए। अब एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन में हमने इतनी बात तो कर दी। आई के अपने सवाल पूछा 15 नंबर का एक दफ़ा और कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जवाब दो। 15 नंबर का मतलब वो चाहते थे हम बहुत कुछ लेके आए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमें पता लग जाता है इन्वेंट्री 3 तरह की है, तो फिर वहाँ हमने वर्क इन प्रोसेस की भी बातें करनी थी, फिनिश गुड्स की बात करनी थी। तो हम इस वक्त जो बातें कर रहे हैं ये रॉ मटेरियल पे तो वैलिड है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के लिए फिर आपको प्रोसेस अकाउंटिंग की बातें करना होंगी कि हम इनका प्रोसेस अकाउंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे मटेरियल सही एलोकेट हुआ था, लेबर सही एलोकेट हुआ था, ओवरहेड एब्जॉर्ब सही हुए थे, और फिर आखिरी और बहस भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है वो और ज़्यादा बेनिफिट में आ जाएगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये इन्वेंट्री हमारी है कैसे पता लगेगा? जो खरीदी हुई है, रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है उसकी रसीद होगी, जो वर्क इन प्रोसेस में पड़ी हुई है उस पर जो एक्सपेंसेस लगे होंगे तो उससे हमारा एक कैपिटलाइज एसेट डेवलप हुआ होगा, हमें वहाँ से पता लग जाएगा। और जो फिनिश गुड्स है उसका कोई इंजन नंबर होगा, कोई चेसिस नंबर होगा, कोई सीरियल नंबर होगा, उसका कोई हमने ख़ास उसको कोई मोनोग्राम दिया होगा, उसका कोई लाइसेंस रजिस्टर करवाया होगा, उसको कोई टैग दिया होगा, उससे पता लग जाएगा। क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री को हमने लॉन्ग टर्म डेट में दिखाना होता है, नहीं अकाउंटिंग तो आप लोगों को अच्छी आती है। कहाँ दिखाना होता है इसे 2 जगह दिखाना होता है। करंट एसेट में एसेट करके दिखाना होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में से माइनस करके दिखाना होता है। रेगुलर क्लास में बाकियों के सामने कहूँगा तो आप लोगों की नाक नीची हो जाएगी,
तो मैं रेगुलर क्लास में बच्चों से पूछ रहा था कि मुझे इसका बताएं कि ये ट्रायल में डेबिट साइड पे होता है या क्रेडिट साइड पे होता है, तो बच्चों ने बड़े अजीब अजीब से मुनफरद जवाब दिए। फिर जब इसकी अकाउंटिंग पूछी तो हमें थोड़ी सी मायूसी हुई। तो ज़्यादातर लोग जो है ना परेशान होते हैं। तो इन्वेंट्री बेसिकली डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं आती, ये एक एडजस्टमेंट होती है ईयर एंड की। ईयर एंड पे आप खर्चे में से उतना माइनस करके एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही अगला साल स्टार्ट होता है आप दोबारा से उस एसेट को उठा के ओपनिंग स्टॉक के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर खर्चे के तौर पे ऐड कर देते हैं। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कहीं डेबिट क्रेडिट पे नज़र नहीं आ रहा होता, ईयर एंड पे सिर्फ आपके खर्चे में से उतना खर्चा माइनस करते हैं जो बिका नहीं है। जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने 1000 चीज़ें बेची हैं तो उनके साथ 1000 चीज़ों का खर्चा शेयर करो। चीज़ें बनाई 1600, बेची 1000, तो आप तो कभी भी जीपी पे नहीं पहुंचेंगे, आपको तो लॉस हो जाएगा। तो 1000 सेल किए तो 1000 के खर्चे से मैच करो ना। तो जो 1600 का खर्चा उसमें से 600 का खर्चा माइनस करेंगे और उठा के कहाँ दिखा देंगे, इन्वेंट्री नामी एसेट के अंदर। तो ये बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री एक मूवमेंट होती है जिसमें हम खर्चे को थोड़ी सी देर के लिए कैपिटलाइज करते हैं और दोबारा उसको डीकैपिटलाइज करके खर्चे में ऐड कर देते हैं। तो अगेन क्लासिफिकेशन में आप कहेंगे कि इसको वहाँ पे माइनस करके दिखाना है और इन्वेंट्री के अंदर वो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री में दिखाना है। इसका कुछ पोर्शन नॉन करंट में दिखा दें, नहीं ये करंट में। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन में आपकी जो कॉमन सेंस है, ये जो आप इस एरिया के बारे में जानते हैं, आप उसके हिसाब से बताएंगे प्रेजेंटेशन कैसे होगी। IS2 के डिस्क्लोजर्स को हम चेक करेंगे कि क्या क्लाइंट ने उसको फुलफिल किया है। अब अगर हमें नहीं याद आ रहे डिस्क्लोजर, कोई बात नहीं, आपने कह दिया IS2 के रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स को हम चेक करेंगे कि क्या एंटिटी ने फॉलो किए। अगर फॉलो किए तो हमारी ये एरिया की ऑडिटिंग पूरी हो गई। यानी कोई भी एरिया जब आपने 6 हिस्से में डिवाइड कर दिया और हर हिस्से में कम से कम 2-1 लाइनें तो लिख दी हैं औसतन, तो आपने स्टिल इतना पेट भर दिया उस सवाल का कि परेशानी की बात नहीं है। मैंने आपको बताया ज़्यादातर 6 या 8 नंबर का सवाल किसी एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आ जाता है। आज तक सबसे हौलनाक सवाल जो है कि आपने पूछा वो 15 नंबर का था, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन वही वाली बात है कि उन्हें पता था कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग भी आपको अच्छी तरह से आती है और उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको आती है, तो इसलिए उन्होंने उसको 15 नंबर का बनाया। अभी जो करंट हमारे पास जो सिलेबस बना हुआ है उसमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के लिए पूछने का बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है बेचारों के पास। एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हैं, चैप्टर 4 की बातें भी हैं, मुख्तलिफ और तरह के जो छोटे मोटे एरियाज़ हैं। चैप्टर 11 भी वहीं पे ही है, चैप्टर 12 भी वहीं पे ही है जिसमें से सवाल बनाने हैं। तो अब इतना बड़ा एरिया बन गया है कि इस बेचारे की ज़्यादा बारी नहीं आ पाती। लेकिन याद है ड्यू केयर, जिसको जितनी केयर देनी ज़रूरी है उतनी, इसको इतनी केयर दे दें कि समझ आ जाए और आप पेपर में खुद से लिख सकें, रादर देन कि आप कहें सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज़ द ऑडिट। यानी कि तकरीबन 3 साल पहले ICAP में एक दफ़ा क्रैश कोर्स हो रहा था, तो वो बच्चे बार बार कहते हैं सर सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे आपने 2 दिन रखने हैं। मैंने कहा भाई मैं 1 घंटे का एक सेशन रखूँगा। नहीं सर वो सारा पेपर ही उसमें से आता है। मैंने कहा नहीं आता। नहीं सर। तो मैं तंग आके मैंने 100% पास पेपर दिखा दिए सामने स्क्रीन पे कि भाई इतने से सवाल आए हैं। तो उस वक्त तक 15 टोटल सवाल आए हुए थे, कोई 23-24 अटैम्प्टों में मिला के। तो ऐसा नहीं है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज़ द गेम। हाँ सब्सटैंटिव अगर आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को इसमें काउंट करेंगे वो अलग है, वो एक छोटा सा स्टैंडर्ड है जो ICAP को वैसे बाय द वे काफ़ी पसंद है, जो भी हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर से मेरी मुराद है किसी भी एरिया का आपको अगर कहा जाए कि इसके आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बना के देने हैं, तो अब आपके पास पूरा फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क से अलग अलग एरिया पे आपने ट्राई करना है, फिर किताब में आपने देखना है वहाँ क्या लिखा हुआ है। कन्फ्यूजन हो आपने मुझे मेल कर देना है या चैट GPT से पूछ लेना है, काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक छोटा और एक दरमियाना स्टैंडर्ड हमारा वेट कर रहा है। टाइम क्या हुआ है? 3:53 हो रहे हैं, तो 4:03 पे इंशाल्लाह इकट्ठे होते हैं। 4:05 फिर अगला वाला स्टैंडर्ड हल्का हो जाएगा। चलें 4:05 पे इकट्ठे होते हैं। और रूल याद है, मुझे जाते हुए नहीं रोकना। चल रहा है कुछ ना कुछ माइक, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, क्या हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाने आ गए? अब तालाब आपने डिसाइड करना है, जाल आपने पकड़ना है और मछलियाँ पकड़नी शुरू कर देनी है। फिर भी कोई मछली पकड़ने में दिक्कत आए, कोई शरारती सी मछली हो, तो मुझे ईमेल करके बता देना है कि ये मछली कैसे पकड़नी है, तो मैं ईमेल पे थोड़ा सा उससे रिलेटेड मज़ीद आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगेगा ये फजूल तरीका है तो आप इग्नोर कर दें। आपने 25, 30, 35, 40 जितने भी एरियाज़ हैं उन सारों को रट्टा मार लें। तो दिक्कत की तरफ जाना है तो आप उस तरफ चले जाएं। एक अप्रोच होती है जिसमें हम सिर्फ सब्सटैंटिव टेस्टिंग करते हैं, एक अप्रोच होती है जिसमें हम रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। तो हमने ये रिस्क बेस्ड ऑडिट किया है।
जिस चीज़ को जितनी तवज्जो देनी ज़रूरी थी हमने उतनी तवज्जो दी है, उसकी एक ट्रिक समझ ली है और उसके मुताबिक अब हम पेपर में अपने दिमाग को यूज़ करेंगे रादर देन कि हम अपने रट्टे या याददाश्त की तरफ जाएं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो इस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें प्रोसीजर बनाएं और 3 स्टैंडर्ड्स को कहते हैं। 520 जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर स्पेसिफिक गाइडेंस देता है, आज हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, वो हमारे कल का टारगेट है इंशाल्लाह। 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर अलग से को गाइडेंस देता है और 501 जो इन्वेंट्री काउंटिंग पे अलग से गाइडेंस देता है। तो जब आप देखते हैं ना कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर के कितने सवाल आए हुए हैं तो समटाइम आप कंफ्यूज कर देते हैं 505 के सवालों को। इंटरेस्टिंग बात है, ये तमाम एरियाज के सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के सवाल एक तरफ और एक्सटर्नल कंफर्मेशन के आए हुए सवाल एक तरफ, ये अकेला स्टैंडर्ड उन सब पे हावी है। तो जब आप इसको मिला के देखेंगे तो यह सब्सटेंटिव प्रोसीजर की वेटेज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इसको एक अलग से काउंट करें, जैसा आपको याद होगा मैंने कहा था 3 एरियाज अलग से स्पेशल एरियाज, याद करें 6 चैप्टर्स 3 एरियाज। चैप्टर 1 का कंपनीज एक्ट वाला एरिया, चैप्टर 2 का 210 वाला एरिया और चैप्टर 9 का एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला एरिया। ये स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्मली हम इसका ग्रुप बनाते हैं सैम्पलिंग के साथ। आईकैप इन दो में से किसी एक से अक्सर सवाल बना लेता है, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ के काउंट करेंगे तो तकरीबन ये वाला ब्लॉक हर पेपर में आपको नजर आएगा। या सैम्पलिंग से सवाल आया हुआ होगा, या एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से, या दोनों से आया हुआ होगा। बहुत कम ऐसा होगा कि दोनों मिस हुए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा एंड के करीब उस पर बात करते हैं। पहले क्विकली बात कर लेते हैं एक छोटे स्टैंडर्ड पे, इन्वेंट्री काउंटिंग। इन्वेंट्री की हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो पढ़े हैं, बट स्टैंडर्ड ने हमें एक एडिशनल गाइडेंस दी है कि जब आप इन्वेंट्री काउंटिंग करने जाओ तो आपने कुछ एहतियातें करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री है वो असल में किसकी जिम्मेदारी है। अकाउंट्स बनाना और कंट्रोल्स किसके जिम्मे है, तो इन्वेंट्री काउंटिंग भी उन्हीं के जिम्मे है। तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री को गिनना हरगिज़ ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऑडिटर की ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री सही होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ हम एन ईयर एंड वाले दिन क्लाइंट पे पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सामने वो इन्वेंट्री को काउंट करें। हम पहुंच के देखते हैं कि वो किस तरह से काउंट कर रहे हैं। अगर उनके सिस्टम में कोई कमज़ोरी वीकनेस है तो हम उन्हें अच्छी अच्छी सजेशन दे देते हैं। वो जब इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे होते हैं तो उनको साथ साथ देखते हैं, थोड़ा बहुत सैंपल पे हम खुद भी काउंट करते हैं और एंड पे कुछ प्रोसीजर्स लगाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली हमें सारे प्रोसेस के बारे में बता रहा है। तो पहले तो हमें जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। फिर अगला सवाल, क्या एन ईयर एंड वाले दिन पहुँचें या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्लाइंट कई दफ़ा अपनी कोई मजबूरी आपसे शेयर करता है और वो कहता है जी ईयर एंड वाला दिन बहुत मुश्किल है, आप एक दिन बात कर लें। उस दिन हमारी सुबह से लेकर रात तक इतनी ट्रांजैक्शंस हैं कि उस दिन मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश करें अगले दिन आ जाएं, अगला दिन ज़रा इजी है, आप भी इजी होंगे, हम भी इजी होंगे। ऐसा भी हो सकता है वो कहें जी 30 जून से 2 दिन पहले आ जाएं, अगले 2 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं होनी, तो बजाय इसके कि 30 जून पर रश पड़े आप 28 को ही कवर कर लें। तो क्या हम डिफरेंट डे पे एग्री करें या ना करें, ये डिपेंड करता है इन्वेंट्री कितनी है, ये डिपेंड करता है उनकी ख्वाहिश कितनी जस्टिफाइड है। और अगर हम किसी और दिन पे शिफ्ट हो भी जाएं, उस दिन से लेके ओरिजिनल दिन के दरमियान की रिकन्सिलिएशन बाद में हमें बनानी होगी और उसको चेक करना होगा। ये बात समझ आई। क्यों इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन ऑडिटर पहुंच रहा है या इन्वेंट्री काउंटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। हो सकता है क्लाइंट का पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो। अकाउंटेंट्स के सामने ऐसा बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे। एक परपेचुअल सिस्टम होता है और एक पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है भला, हर खास टाइम पीरियड 3 महीने 2 महीने साल जो भी टाइम पीरियड सेट किया उसके बाद इन्वेंट्री को दोबारा से गिनते हैं। तो परपेचुअल में क्या होता है, साथ साथ रिकॉर्ड एंटर हो रहा होता है। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो इन्वेंट्री काउंटिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट्री काउंटिंग ये तसल्ली दे देगी कि परपेचुअल की एक्यूरेसी कितनी अच्छी चल रही है। साथ साथ अपडेट हो रहा था, हमने आगे गिन भी लिया। जब गिने हुए को रिकॉर्ड हुए से मैच किया तो थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा डेवलप हो गई रिकॉर्ड हुए पे। तो पीरियोडिक सिस्टम हो तो भी फ़ायदा इन्वेंट्री का, परपेचुअल हो तो भी फ़ायदा है। इन्वेंट्री काउंटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आप उस दिन वहाँ मौजूद होंगे तो आपकी मौजूदगी में वो अच्छा काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन की याद है 2 मसले थे। एक मसला था ये सिर्फ उस वक्त का एविडेंस देता, उसके अलावा नहीं देता। और दूसरा मसला था कि अगर पता लग जाए उन्हें तो वो ज़्यादा ध्यान से काम करते हैं। तो हमारे लिए तो दोनों बातें प्लस हैं। हमें तो चाहिए ही 30 जून का एविडेंस। और नंबर 2 हम क्या चाहते हैं, वो 30 जून वाले दिन बड़े ध्यान से काम करें। तो दोनों चीज़ें हमारे प्लस में जा रही हैं। तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम वहाँ ऑब्जर्व करेंगे। हमारी मौजूदगी से वो ओवर अलर्ट हो जाएंगे और बहुत ही ध्यान से काम करेंगे। एंड रिजल्ट ये होगा कि एक अच्छी इन्वेंट्री काउंटिंग हो जाएगी जो कि फिर रिफ्लेक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इन्वेंट्री काउंटिंग
वाले दिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे भाई आप किस तरह से इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो। वो कहेंगे जी हमारे 4-5 बंदों की टीम है, वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपको कुछ वो इंस्ट्रक्शंस बताएंगे। स्टैंडर्ड ने हमें कुछ टिपिकल वीकनेसेस बताई हैं उस प्रोसेस की। अब अगेन वही वाली बात है कि क्रैश है तो हम थोड़ा जल्दी वो कवर कर रहे हैं, अदरवाइज रेगुलर क्लास में हम सोचते हैं कि हम इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, फिर हम समझते हैं कि हम वहाँ क्या क्या एहतियात करेंगे, क्या गड़बड़े नहीं करेंगे। अभी स्टैंडर्ड से ही पूछ लेते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा आपने पेंसिल से, लेड पेंसिल वगैरह से नहीं लिखनी है एंट्रियाँ, क्योंकि वो तो मिटाई जा सकती हैं, ये गड़बड़ है। फिर वो कहते हैं जो इन्वेंट्री काउंट कर लो उसको को मार्क कर लो, कोई रिकॉर्डिंग कर लो, ऐसा ना हो कि आपको भूल जाए। अगर आपने ज़बानी याद किया, ज़बानी देखा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर इन्वेंट्री जो काउंट करने वाले लोग हैं उनके पास इन्वेंट्री की लिस्ट होनी चाहिए, नाम लिखे होने चाहिए, लेकिन आगे खाने खाली होने चाहिए, क्वांटिटी नहीं लिखी होनी चाहिए। भाई परपेचुअल सिस्टम में क्वांटिटी तो आ ही रही होगी ना आपके पास कि कौन सी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। आपने उस लिस्ट में जो उनको काउंटिंग के लिए देनी है उसमें क्वांटिटी नहीं डालनी, ताकि वो खुद से काउंट करके लिखें और बाद में इस लिखे हुए को हम रिकॉर्ड से मैच करें। अगर आपने पहले से क्वांटिटी लिख दी तो अक्सर जगह गिनेंगे नहीं, और अक्सर जगह हल्का सा गिन के कहेंगे हाँ इतना ही लग रहा है, टिक लगाते आगे चलते हैं। फिर उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना जो इन्वेंट्री की स्टॉक कीपिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। वो जिनके ज़िम्मे था इन्वेंट्री को रखना उन्हीं को कहेंगे गिनो, तो वो उतना ही गिनेंगे जो उतना उनका रिकॉर्ड बता रहा है। तो इसमें इंडिपेंडेंट बंदे होने चाहिए, लेकिन इदारे के इंडिपेंडेंट बंदे होने चाहिए। बाहर से गुजरते हुए बंदों को नहीं आपने बुला लेना, वो तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो कंपनी के ही बंदे हों, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट के बंदे हों। फिर शीटों के ऊपर हर बंदे को एक एक शीट दी जाए या 2-3 शीटें दी जाए जिस पे इन्वेंट्री वो गिन रहा है, उसके ऊपर उसके साइन आने चाहिए। ये शीटें सीरियल नंबर होनी चाहिए ताकि अगर कहीं बीच में मिस हो जाए तो कंप्लीटनेस को आप इंश्योर कर सकें। तो स्टैंडर्ड ने हमें कुछ एहतियातें बताई हैं कि आपने ये करनी है। तो क्लाइंट ने जब आपको इंस्ट्रक्शंस बताई तो आपने उनकी इंस्ट्रक्शंस बेहतर करवानी है। जब बेहतर हो गई तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन्हें कहना है कि गिनो। वो इन्वेंट्री काउंट करेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे और सैंपल पे क्या करेंगे, टेस्ट काउंट्स कर लेंगे, खुद भी बीच में कुछ जगह री-परफॉर्म कर लेंगे। जो वो गिन चुके हैं उनको खुद से भी गिन के देखेंगे कि क्या उतना ही जवाब निकला या नहीं निकला। जब सारी इन्वेंट्री काउंटिंग ख़त्म हो गई, डे एंड हो गया, तो ईयर एंड पे वहाँ पहुँचने का एक बहुत बड़ा प्लस है आपके पास। आप एन आखिरी दिन हैं, ये वो दिन है जिस पे अकाउंट बैलेंस एज एट होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम यहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं, यहाँ कट ऑफ लग रहा होता है। तो ये इतना कीमती दिन है कि एक काम करें, कट ऑफ प्रोसीजर्स लगा दें। अब क्या होगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में जो कट ऑफ है ना, इसके बारे में हमें ज़रा प्रोसीजर लंबे चौड़े नहीं पता होते, लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ आप हमेशा वहाँ लिख सकते हैं। जिस दिन ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करने गया है वहीं पे बैठ जाए। इन्वेंट्री काउंट हो गई, देख लिया, इजी हो गया। उनसे कहा आज ईयर एंड है, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी आधे घंटे बाद अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, आखिरी एंट्री आधे घंटे बाद डलेगी। डल गई आखिरी एंट्री। उसने कहा एक काम करो, आज के दिन की आखिरी सेल इनवॉइस ले आओ, आज के दिन की आखिरी परचेज इनवॉइस ले आओ, आज के दिन का आखिरी चेक आउटवर्ड ले आओ, आखिरी चेक इनवर्ड ले आओ, कैश की आखिरी ट्रांजैक्शन मुझे बताओ, इनकी कैश की आखिरी ट्रांजैक्शन, गुड्स रिसीव नोट आज के दिन का सबसे आखिरी कौन सा आया है, गुड डिस्पैच नोट कौन सा जनरेट हुआ है, फैक्ट्री की इशुएंस का कागज़ लाओ। उस दिन के जितने भी आखिरी कागज़ हैं आप सारे मंगवा लेंगे, सारों पे अपनी चिड़िया बिठा देंगे। इसको ऑडिटर की चिड़िया बिठाने का मतलब आप उस पर साइन कर दें, साइन कर देंगे और उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे और कहेंगे अब ये हैं कट ऑफ डॉक्यूमेंट जिन पे मैंने साइन किया है। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद अगला डॉक्यूमेंट अगले साल में जाएगा, पिछले साल में नहीं जाएगा। ये सीरियल नंबर, तो फर्स्ट करें इनवॉइस नंबर 3511 पे साइन हुआ है तो 3511 तक इस साल में जाएंगी और जो 12 होगी वो अगले साइन करके चले गए। फ़ोटोकॉपी अपने पास रख ली। जब आपका टीम मेंबर आएगा तो उसके पास ये फ़ोटोकॉपी होगी, वो इनसे कहेगा ज़रा मुझे आखिरी रसीदें ला के दे। जब ला के देंगे देखेगा हमारे टीम मेंबर के साइन है, फ़ोटोकॉपी से मैच करेगा, लेजर उठा के देखेगा कि लेजर में आखिरी ट्रांजैक्शन कौन सी आई है। लेजर को जनरली स्किम करते हुए देखा गया कि क्या इसके बाद के सीरियल नंबर का कागज़ लेजर में तो नहीं नज़र आ रहा। तो टेक्निकली बेतहाशा एरियाज का कट ऑफ वेरीफाई हो जाएगा ऑडिटर के उस दिन की थोड़ी सी चालाकी से। तो अगर पेपर में आप किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बना रहे हैं और आपने अभी तक ज़्यादा नहीं लिखा और सोच रहे हैं किसी एजर्शन में तो ज़्यादा लिखूं, तो कट ऑफ में आए और पूरी कहानी लिख दें कि ऑडिटर जब इन्वेंट्री काउंटिंग करने गया होगा तो आखिरी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, फिर बाद वाले फिर फोटोकॉपी करेगा, फिर बाद वाला उस फोटोकॉपी को मैच करेगा, उसको नोट करेगा, लेजर को स्कैन करेगा, देयरफॉर वो तसल्ली कर लेगा कि कट ऑफ प्रॉपर है। और अगर आप ऑलरेडी अच्छा खासा कुछ लिख चुके हैं और कट ऑफ में एक ही लाइन लिखनी है तो कहें ऑडिटर विल परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग,
इसी जो पूरी हरकत मैंने आपको बताई है इसको कट ऑफ टेस्टिंग कहते हैं। याद रहेगा। किताब से जल्दी से स्टैंडर्ड देख लेते हैं, किताब क्या बात कर रहा है। 1-3 जज़ाकल्लाह। इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि वो इसके लिए अरेंज करें फिजिकल काउंट वगैरह और उसके ऊपर प्रोसीजर लगाएं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एविडेंस लेके क्या उस दिन फाइनेंशियल में जो इन्वेंट्री की फिगर है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो इन्वेंट्री काउंट के ऊपर ऑडिट ने कुछ प्रोसीजर लगाने हैं और ये स्टैंडर्ड उन प्रोसीजर का जिक्र करता है। रीज़न क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की, ये फेयरली इजी है टू अरेंज करना और ख़ास तौर पे जहाँ इन्वेंट्री लिमिटेड जगह पे रखी है तो बहुत अच्छा है कि आप पहुँचें। आखिरी दिन क्लाइंट पे पहुँचने के और बड़े सारे फ़ायदे हैं। आप बहुत सारे एरियाज़ के बहुत सारे कंट्रोल्स देख लेते हैं, आप बहुत सारे एरियाज़ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। आप जब आखिरी दिन पहुँचेंगे तो उस दिन के वहाँ रखे हुए एसेट्स भी वेरीफाई कर लें। नॉन करंट एसेट में भी तो आपने ईयर एंड वाले दिन चेक करना है कि एग्जिस्ट करता था या नहीं। तो इन्वेंट्री जिधर काउंट करने गए हैं वहाँ के रखे हुए एसेट तो आप उसी दिन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये एविडेंस देता है एक्चुअल एग्जिस्टेंस का। क्लाइंट कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एविडेंस। अगर कंटिन्यूस रिकॉर्ड भी हो तो इससे एक्यूरेसी पता लग जाएगी। अगर कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं है तो ये ओनली वे है अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री को वेरीफाई करने का। डिस्क्रिपेंसी जितनी भी फिजिकल काउंट और रिकॉर्ड में है उससे पता लग जाएगा कि कंट्रोल वीकनेस है और वो टाइमली उसको एड्रेस कर लेंगे। और इससे फिजिकल कंडीशन भी इन्वेंट्री की पता लग जाएगी। तो जब आप एनआरवी पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इनका कुछ स्टॉक बहुत ही बुरी हालत में था, तो हमें ध्यान से देखना होगा उसकी एनआरवी गिर चुकी होगी उसकी कॉस्ट से। करना क्या है, पर्पस क्या है इन्वेंट्री काउंट का। एवेल्यूएट करें मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन कि वो किस तरह से देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें उनकी परफॉर्मेंस को, इंस्पेक्ट करें इन्वेंट्री को, टेस्ट काउंट्स करें और फिर फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड के ऊपर फाइनल प्रोसीजर लगाएं IS2 वगैरह वाले जो आपने थोड़े पहले बताए। ये ऑडिटर का मेन मकसद है। ऑडिट वर्क आफ्टर द काउंट, जब काउंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप फाइनल इन्वेंट्री शीट्स लेंगे उनके जो स्टाफ ने किया है, उस शीट्स के न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट शीट नंबर का, मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखेंगे शीट पे जो कैलकुलेशन हुई है ये चीज़ के इतने डब्बे मल्टीप्लाई बाय इतना ये इतना मौजूद था। कंफर्म करेंगे कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड में अगर कहीं कोई चेंज आनी थी तो वो चेंज आ गई है, जहाँ एक डिफरेंस था फिजिकल में और रिकॉर्ड में क्या उसको प्रॉपर अकाउंट फॉर किया गया है। कंफर्म करें कि जो क्लाइंट की इन्वेंट्री थर्ड पार्टीज़ के पास पड़ी हुई है उसको भी शामिल कर लिया गया। इन्वेंट्री इनकी है पड़ी कहीं और है तो हमें काउंट तो करना है उसे, और अगर इनके पास पड़ी हुई है जो किसी और की है उसको माइनस करना है। कंफर्म इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज बट ऑन क्लाइंट प्रेमिसेस, उनको एक्सक्लूड करना है और जो आपकी थर्ड पार्टी के पास है उसको इंक्लूड करना है। चेक दैट कट ऑफ इज करेक्ट। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में अब ये किताब ने एक टेबल सा दिया, ये मज़े का टेबल है। वो कह रहे हैं टिपिकल क्या वीकनेस होती है और उसके टिपिकल क्या रिस्क होते हैं। आई के अपने 2-3 दफ़ा सिनेरियो बनाए हैं जिसमें एक सिचुएशन दी है कि कुछ लोग इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं उनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो उन्होंने आपसे पूछा बताओ ये क्या गलती हैं और इनके क्या इम्पैक्ट हैं। तो टिपिकल गलतियाँ क्या हैं, आप प्री नंबर करना भूल जाते हैं, इससे डबल काउंटिंग होने का खदशा होता है या मिस होने का खदशा है। आप काउंट शीट के ऊपर क्वांटिटी पहले से लिख देती हैं तो इससे क्या होगा, काउंटर पहले से एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने कितनी इन्वेंट्री गिननी है। क्वांटिटीज़ पेंसिल से लिखी होती हैं, इससे उसको अल्टर करना आसान हो जाता है। स्टोर स्टाफ ही यूज़ किया जाता है, इससे क्या होता है वो हाइड करने की कोशिश करेंगे एरर्स को। इन्वेंट्री शायद उस पर निशान ना लगाया जाए, मार्क ना किया जाए जब काउंट हो, तो इससे क्या होगा ट्वाइस काउंटिंग या मिस हो सकती हैं कुछ चीज़ें। काउंट शीट शायद साइन ना करवाई जाए जिसने काउंट किया है, इससे नुकसान ये होगा कि बाद में जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। समटाइम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन नहीं होती काउंटिंग टीम के पास, इससे क्या होता है रिस्क ऑफ मिस्टेक्स काउंटिंग में बढ़ जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपके अकाउंट्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा मासूम सा स्टैंडर्ड है और इसने टू द पॉइंट आपको बात बताई है इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन की छोटी छोटी सी एहतियात कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? हम चलते हैं नहीं कट ऑफ के ऊपर भी भाई नहीं आ कुछ बस इशारे का। एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगेन वही हमारा तरीका, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। ये तरीका बड़ा आजमूदा है कि हम एक दफ़ा सारा समझ लेते हैं और फिर जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं, वरना समझते जाएं साथ साथ इंग्लिश देखें तो कभी आप इंग्लिश में उलझते हैं, कभी समझने में उलझते हैं, फिर फ्लो टूट जाता है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की भी इसी तरह से कहानी हो जाए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब है? बाहर के बंदे को ख़त लिखा जाए। अब अजीब सी बात है, हम एक ख़त लिख रहे हैं जिसको बाहर से एक बंदे ने जवाब देने और हम खामखा उसे एविडेंस काउंट कर रहे हैं। जनरलाइजेशंस याद हैं ऑडिट की, कुछ चीज़ें ज़्यादा रिलायबल हैं कुछ चीज़ों से।
रिटर्न ओरल से ज़्यादा रिलायबल है, ये रिटर्न है। एक्सटर्नल इंटरनल से ज़्यादा रिलायबल है, ये एक्सटर्नल है। ऑडिटर जो खुद से एविडेंस हासिल कर रहे हैं और जो ये दे रहे हैं, ये ऑडिटर खुद से हासिल कर रहा है। जो ओरिजिनल एविडेंस है वो फोटोकॉपी से ज़्यादा रिलायबल है, तो ओरिजिनल कस्टमर ही हमें साइन करके दे रहे हैं। पांचवी चीज़ क्या थी? जहाँ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो वहाँ एविडेंस ज़्यादा है। तो अगर हम कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग कर लें इस प्रोसेस के, तो मैं कहता हूँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसा एविडेंस ही कोई नहीं। इसमें ऑडिट की 5 में से 4 जनरलाइजेशन तो पूरी फिट हो गई और 5वीं भी फिट हो सकती है। तो करना ये है कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसेस को ज़रा खूबसूरत कर लें। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं ये स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए अजम्पशन ले रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स, बट ये स्टैंडर्ड जेनेरिकली हर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर पूरा उतर सकता है। बट इन्होंने जेनेरिक ज़बान में बात नहीं की, इन्होंने डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की है ताकि आप लोगों के लिए समझना समझाना आसान हो जाए। बट इस स्टैंडर्ड की गाइडेंस हम किसी भी किस्म की एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चाहे वो बैंक से कर रहे हों, चाहे वो किसी क्लाइंट से कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट से कर रहे हों, इसके जनरल एक्सटर्नल कंफर्मेशंस पे लगा सकते हैं। लेकिन ये वो कंफर्मेशन है जिसमें हम जिनको खत भेज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। बैंक के केस में मुश्किल से 3-4 बैंकों को खत भेजेंगे, किसी एक्सपर्ट के केस में मुश्किल से 2 बंदों को खत लिख देंगे, सप्लायर के बंदों को खत लिख लेंगे, लेकिन डेटर्स तो होते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में हम जब बल्क पे डाटा प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ने वो समझाया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने देखना है हमने किस एरिया पे ये काम करना है। पहले समझना है एरिया कौन सा है, फिर अपने सैम्पलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये बताना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, देखना है कि कौन सा एरिया है और उसकी सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हैं। पता लगा जी ये एरिया डेटर्स है और इस वक्त हमने डेटर से चूंकि पूछना है तो हर इंडिविजुअल डेटर एक सैम्पलिंग यूनिट है। फिर कितना मज़ा है आप स्ट्रेटिफिकेशन कर लें, बड़े डेटर्स इकट्ठे कर लें, 100% वेरीफाई कर लें, छोटे डेटर्स वो कर लें, उनके ऊपर सैम्पलिंग पे काम कर लें, उनको कंफर्म खत भेजें, इनमें से कुछ को खत भेजें। तो आप स्टैंडर्ड को सैम्पलिंग के साथ जोड़ सकते हैं। ICAP एक सैम्पलिंग में इस तरह का सवाल पूछता है जिसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का आइडिया होता है, और यहाँ एक ऐसा सवाल पूछता है जिसमें थोड़ा सा हेल्प आपको वहाँ से मिल जाती है। एक ही तरह का पेट सवाल, एक टेबल सा दे देते हैं और उस टेबल के ऊपर आपसे तबसरा करवा रहे होते हैं। तो आपने जब भी इसको तैयार करना है तो आपने सैम्पलिंग को साथ साथ तैयार करना और दोनों को जोड़ के समझना है, क्योंकि इनमें मिक्सिंग भी आ जाती है कई दफ़ा पेपर में। तो अब पहला डिसीजन ये कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है डेटर्स। अगला उनमें से हमने सैंपल किस पे से उठाना है, सैंपल चूज़ करते हुए कोशिश करें बड़े डेटर्स भी चूज़ करें, जो ख़तरा ज़्यादा है उनको भी चूज़ करें, जो इस साल 0 हो गए उन्हें भी चूज़ करें, जिनमें नेगेटिव बैलेंस है उनको भी चूज़ करें। जिधर मशकूक बातें लग रही हैं, आपको पूरी राउंड पेमेंट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पे अक्सर डेटर इनवॉइस टू इनवॉइस पे करता है, तो अगर आपको कुछ ऐसे डेटर नज़र आ रहे हो जो इनवॉइस टू इनवॉइस ना पे करते हो, इकट्ठे 5-5 लाख रुपए दे देते हो, ये थोड़ा मशकूक है। और रिलेटेड पार्टी वाले डेटर्स, ये हमेशा मशकूक है। तो पहली चीज़ आपने अपना सेलेक्ट किया, मेरे कौन से सैम्पलिंग यूनिट है जिनको मैंने ख़त भेजना है। अगला पॉइंट, ख़त कैसे भेजने और ख़त का जवाब कैसे मांगना है। ख़त डिज़ाइन करते हुए बहुत सारी एहतियात करनी है। एक तरीका ये है कि आप ब्लैंक ख़त भेज दें, उनसे कहें तुम लोगों ने ईयर एंड पे जितने हमारे पैसे देने हैं लिख के बता दो। और दूसरा तरीका ये है कि लिख दें कि तुमने 17,311 रुपये देने हैं, कन्फर्म कर दो। ये जो खाली भेजते हैं ना, इसकी रिलायबिलिटी बहुत बेहतर है। आप खाली भेजेंगे, अगला मेहनत करके ढूंढ डांड के अकाउंट्स में से लिख के भेजेगा, तो ये ज़रा ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा। अगर आपने पहले से भेज दिया कि पैसे देने हैं, तो हो सकता है वो उसको अंदाज़ा हो कि हाँ मैंने 15 से 20 हज़ार के दरमियान देने थे, वो साइन करके ओके कर दे, तो ये रिलायबल नहीं है। लेकिन वो जवाब फौरी दे देगा। और जब आप उसे खाली भेजेंगे कि रिकॉर्ड से चेक करके, तो वो अपने किसी एम्प्लॉय से कहेगा यार ऐसे ज़रा चेक करना, एम्प्लॉय अपने पास रखेगा, चलो डे एंड पे कल देखता हूँ, कल उसके ऊपर 4 और कागज़ आ चुके होंगे, तो इसका रिस्पॉन्स ठंडा हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है प्री रिटर्न का, लेकिन रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कम है, आप रिलायबिलिटी बेहतर कर लें। जहाँ बहुत ज़्यादा को भेजना है, प्री रिटर्न भेज दें। अगला सवाल, आपने जब खत भेजना है तो उनसे जवाब किस तरह से मांग रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि यहाँ आप सैकड़ों खत भेज रहे हैं। जब आप सैकड़ों खत भेज रहे हैं तो ये भेजेगा कौन खत, ऑडिटर। अब ऑडिटर उनके चाचे का पुत्र तो है नहीं, तो अब अचानक से एक शख्स ने उठ के किसी को कह दिया है कि तुमने उनके इतने पैसे देने हैं, वो कहेगा मैंने उनके देने हैं, तुम कहाँ से आ गए, वो क्या तुम वो कौन सा रिश्तेदार लगते हो, तो वो हाँ, तो तुम्हारा बीच में क्या किरदार है, मैं उनके पैसे देने हैं, तुम बीच में मेरे से सवाल पूछ रहे हो।
तो यहाँ फंस गया ऑडिटर। ऑडिटर खुद से खत भेजेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और इनसे कहेगा तुम खत भेज दो, तो ये खुद ही से बना बनाया जवाब दे देंगे ऑडिटर को। तो प्रॉब्लम है कि जाना इनकी तरफ से चाहिए बट भेजना ऑडिटर को है। तो खत ऑडिटर बनाता है, उनके लेटर हेड पे प्रिंट करता है और उनसे कहता है कि मेरे सामने इसको सेंड करें, और अगर हो सके तो ऑडिटर खुद ही जाके उसे सेंड कर देता है। इंडिपेंडेंस बेहतर कैसे हो, उसके लिए ख़त में आप लिख देते हैं कि इस ख़त का जवाब ऑडिटर के ऑफिस में आपने भेजना है। और समटाइम ज़रूरी जगह पे ऑडिटर एक रिमाइंडर ख़त खुद अलग से भी भेज देता है, अदर देन जो ख़त इन्होंने भेजा होता है। तो आपने क्या किया, आपने इनसे कहा कि ख़त भेजो, अपने सामने ख़त भिजवाया, एड्रेस इनसे लिए, डेटर्स की लिस्ट इनसे ली, सैंपल सेलेक्ट किया और ख़त इनकी तरफ से भेजा। तो उसके अल्फाज होते हैं, हमारे ऑडिटर तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने इतने इतने इस वक्त हमारे कितने पैसे देने हैं, इस ख़त का जवाब तुम भेजना ऑडिटर के ऑफिस पे, और ऑडिटर का एड्रेस भेज दिया जाता है। तो जवाब कहाँ आएगा? अब ऑडिटर को अगर 700 जवाब आएंगे तो ऑडिटर बेचारा ऑडिट करेगा या इन जवाबों को सीधा करता फिर रहा होगा। तो ऐसे में ऑडिटर भी कई दफ़ा आवाज़ार हो जाता है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, और अगर 15-20 क्लाइंट्स पे इकट्ठे खत भेजे हुए हैं तो 3-4 हज़ार खत आपको रिसीव हो जाएंगे ऑफिस में, आप तो हिसाब किताब ही लगाते रह जाएंगे। तो समटाइम हम अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम उनसे कहेंगे हमें नेगेटिव कन्फर्मेशन चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम तुम्हें ख़त भेजेंगे, अगर तुम एग्री नहीं करते हमारी लिखी हुई बात से तो जवाब दे दो, अगर तुम मुतमईन हो जवाब मत देना। भाई 700 लोगों को ख़त भेजना और 3 ने एतराज़ करना, लेकिन ख़त तो सारे रिसीव करने पड़ते थे। तो अब क्या होगा, 700 को ख़त भेजेंगे, सिर्फ 3 जवाब आएंगे, उन 3 जवाबों को प्रोसेस कर लेंगे। इसमें कोई नुकसान है? क्या नुकसान है? पता नहीं ख़त पहुंचा या नहीं पहुंचा, पता नहीं उनका जवाब हम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। हमें उनकी तरफ से जवाब ना आने की सूरत में हम खुद ही से मुस्कुरा देंगे कि सब ओके है। हो सकता है वो ख़त का जवाब इसलिए ना दे रहे हो कि हमने जो बैलेंस लिखा है वो गलत हो और वो उनकी फेवर में जा रहा हो सकता है वो जान के जवाब ना दे रहे हो सकता है वो देख ही ना पाए हो। तो ये बड़ी गलत बात है, लेकिन इससे दिक्कत तो कम हो गई। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजनी है तो सिर्फ तब भेजनी है जब 4-5 शर्तें इकट्ठी पूरी हो रही हों। एक तो बहुत सारे डेटर्स हों, उनके बैलेंसेस भी बहुत कम हो, रिस्क भी बहुत कम हो, आपको किसी भी किस्म का और ख़तरा खदशा और इस तरह के मसलो मसाइल भी ना होने के बराबर हो। यानी व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि इस एरिया में ना होने के बराबर गड़बड़ है और छोटे छोटे से बेतहाशा बैलेंसेस हैं, तो अपने आप को मुसीबत में मत डालो और भेज दो नेगेटिव कन्फर्मेशन। लेकिन जहाँ इनमें से एक भी वेरिएबल ख़राब है वहाँ क्या करें? पॉजिटिव कन्फर्मेशन। उसमें लिखा होता है भाई एग्री करो या ना करो, हमें इस खत का जवाब आपसे चाहिए। ये नेगेटिव कन्फर्मेशन की जो शर्तें हैं ये वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट एरिया है जो ICAP को बड़ा पसंद है। ये शर्तें हर दूसरे सवाल में उसने पूछी हुई हैं। इस स्टैंडर्ड के तकरीबन हर दूसरे सवाल में ये शर्तें उसने पूछी हुई हैं और अक्सर तो आपको तकरीबन सारे ही सवालों में नज़र आ रही होती हैं। ख़त आना शुरू हो गए। अब जो ख़त आए हैं वो 3-4 तरह के होंगे। एक कहेगा मैं एग्री करता हूँ, जिसका जवाब आया मैं एग्री करता हूँ, आप फ़ौरन से वो कागज़ उठा के और रद्दी वाले को दे देंगे कि भाई इसका हमें मरुंडे दे दो। जितने भी उस तरह के कागज़ होंगे इकट्ठे करके उन्हें दे देंगे, ताकि नहीं देंगे क्यों? ये तो एग्री करता है, टेंशन ही नहीं है। ये भी तो एविडेंस है कि हमने ख़त भेजा था, उसने कहा था मैं एग्री करता हूँ, तो इसको रिकॉर्ड में संभाल लें। अच्छा, एक ख़त आया मैं एग्री नहीं करता, जाके मैनेजर अकाउंट्स को चपेट करा दे। झूठ बोलते हो हमारे साथ, क्लाइंट कह रहा है कि ये एग्री नहीं करता, तुम कहते हो ये बैलेंस है। इतना तो नहीं गुस्से में आ जाना, लेकिन जाना ज़रूर है उनके पास। उनसे कहना है भाईजान ये क्या है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? हो सकता है वो कहेंगे यार सीधी सी बात है 30 जून को हमने सेल कर दी थी दोपहर के वक्त, रिकॉर्ड कर दी हमने, वो भाई साहब को मिली है कम जुलाई को, तो अब उसने तो अगले दिन रिकॉर्ड करना है ना, हमने पिछले दिन रिकॉर्ड कर लिया, बस ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो हो सकता है कोई लॉजिकल रीज़न हो उस डिफरेंस के पीछे। तो हमेशा जब वो आपको कहे कि मैं डिसएग्री करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को कहते हैं एक्सेप्शन। जब अगला बंदा कहे मैं आपसे एग्री नहीं करता, तो ये रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? अगर एक्सेप्शन आए तो स्टैंडर्ड में एक जुमला लिखा है, नॉट ऑल एक्सेप्शंस रिप्रेजेंट मिस स्टेटमेंट। तो एक्सेप्शन आ गई, आपने जाके देखना है, अगर तो जेन्युइन रीज़न है टिक लगा देना है, और अगर पीछे मिस स्टेटमेंट है तो पीछे पड़ जाना है। तीसरा रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, ख़त का जवाब नहीं आया, नेगेटिव कन्फर्मेशन है तो लुडियाँ डालनी शुरू कर देनी है। जवाब ना आने का मतलब बहुत अच्छा है,
एग्री करते हैं। और अगर पॉजिटिव में जवाब नहीं आया, आप क्या करें? फॉलोअप भेजें, कोशिश करें, क्लाइंट से कहें कि इनके पीछे पड़े, इनसे कहें हमें जवाब दें। मीनवाइल अल्टरनेट प्रोसीजर्स तो ज़रूर देखते रहें। उसी डेटर को ईयर एंड के बाद कंफर्म कर लें कि बैलेंस उसका पूरा हुआ था या नहीं। उसी डेटर से रिलेटेड ख़तों किताबत मज़ीद भी देख लें। अगर आपको जवाब आया लेकिन आपको डाउट लग रहा है, डेटर की तरफ से लिखा हुआ तो लग रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी अच्छी इंग्लिश डेटर को नहीं आती, ये क्लाइंट नहीं लिख के भेजी होगी, डाउट है, आपको गलत सोर्स से आता हुआ लग रहा है, उसकी लैंग्वेज से डाउट है या उस डेटर पे डाउट है, तो आप एक तो अदर सोर्सेज से, अदर तरीके से उसी चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करें जहां आपको थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाए। जब आपको ख़त आ गए तो आपने सैंपल पे ख़त भेजे थे, जो जवाब आए हैं सैंपल की मिस्टेक्स देखें और उसको प्रोजेक्ट करें पॉपुलेशन पे। और अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा प्रोजेक्शन से क्या मुराद है, वही सारी बात यहाँ किताब ने दोबारा से की है। आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि सम टाइम क्लाइंट हमें ख़त भेजने से रोक देता है, मैनेजमेंट हमें रोक देती है, आपने ख़त नहीं भेजना, तो फ़ौरन से उन्हें गोली नहीं मार देंगे हम, पहले समझेंगे वो क्यों रोक रहे हैं। तो हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, वो कहे जी गवर्नमेंट है, ये लोग जवाब नहीं देते। हो सकता है वो कहेंगे जी यहाँ पे इस जगह पे ख़त मत भेजें, इस जगह के लोग ख़तों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो क्लाइंट की कोई जेन्युइन रीज़न हो सकती है। रेगुलर क्लास में तो 2-3 बड़ी मज़े की एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकली बताई थी। तो समटाइम आप बड़े अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हैं। चलें एक एग्जांपल जो मैंने वहाँ नहीं बताई थी यहाँ बता देता हूँ। एक ज़माने में एक वायरस आया था, एंथ्रॉक्स वायरस। ये लोग दूसरों पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ट्रांसमिट होता था लेटर के थ्रू। एक ख़ास तरह का लेटर होता था, वो घर पहुंचता था, लोग उस लेटर को खोलते थे तो वो 5 मीटर के जो भी रेडियस में इंसान होता था उसको 4-5 मिनट में हलाक कर देता था। जहरीली सी गैस होती थी और वो इंसान को मार देती थी। तो उस ज़माने में लोगों ने ख़त रिसीव करने बंद कर दिए, अपने घर के बाहर पोस्ट ऑफिस ख़त्म कर दिए। और अगर किसी को ख़त आता था तो उस पर एंटीडोट का स्प्रे करके और उसके बाद कई घंटे उसको धूप में रखने के बाद फिर उस लेटर को ओपन करते थे। अगर वो पढ़ा जाने के काबिल हुआ तो उसे पढ़ लेते थे। तो ये एक बड़ा मशहूर वायरस था, यूरोप में आया और बड़ी हलाकतें हुई थी। लोगों ने ये एक तरीका निकाला था दूसरों को ख़त्म करने का, या उनको मतलब दहशतगर्दी का एक तरीका था। तो देयर कैन बी एनी जेन्युइन रीज़न कि वो कहें कि भाई आजकल आपको पता है एंथ्रॉक्स वायरस का दौर है, ये कोविड के ज़माने में ख़तों की तरसील बंद हो गई थी। तो हो सकता है क्लाइंट हमें कोई जेन्युइन रीज़न दे दे तो क्लाइंट की बात मान लें और अल्टरनेट तरीके से उसको वेरीफाई कर लें। लेकिन अगर क्लाइंट नॉन जेन्युइन रीज़न दे और हमें ये स्कोप लिमिट करना चाह रहा है, पीछे पड़ जाएं, दोषावत गवर्नेंस के पास जाएं, उसको ठीक करने की कोशिश करें, नहीं ठीक हो तो 705(6) के तो आपको सलूक पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, मुनासिब सा स्टैंडर्ड है, लेकिन IKEAP को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पसंद है नेगेटिव कंफर्मेशन की शर्तें। 2 हमारे पास सवाल आए हुए हैं, दोनों सवाल लेके मैं जल्दी से इंग्लिश दिखा दूँ क्योंकि अगले बच्चे अब फटने वाले हो रहे होंगे। जी मैंने बताया कि डेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। कितने ज़्यादा डेटर कितने ज़्यादा होते हैं जी, कितने हो तो हम सैंपल की तरफ जाएं। देखें एक छोटा सा इदारा SBI, हमारे सेशन के शुरू में 5000 के करीब डेटर्स होते हैं। छोटा सा इदारा। डेटर किसे कहते हैं? जिसने चीज़ ले ली है और अभी उसने पैसे पूरे नहीं दिए, तो हम तो आप सबको डेटर मानते हैं। तो देखिए इतने छोटे से इदारे के 5000 डेटर हैं, तो जो बड़े बड़े इदारे हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर PTCL जिसका हर महीने हम इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद पैसे देते हैं, तो पूरा पाकिस्तान डेटर है उनका। तो डेटर्स हमेशा एबनॉर्मल तादाद में होते हैं। किसी भी बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट करने वाले ज़्यादातर वो डेटर्स ही होते हैं। तो इसलिए डेटर्स अगर ज़्यादा हैं तो क्या करें, स्ट्रेटिफाई कर लें। तो हो सकता है पेपर में वो आपसे कहें कि जी 400 डेटर्स हैं और इस तरह के हैं, तो हो सकता है आप कहीं इनको स्ट्रेटिफाई कर लें। ये 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन पे 100% पॉजिटिव कंफर्मेशन कर लें। ये छोटे हैं, इन पे सैंपल पे नेगेटिव कंफर्मेशन कर लें। तो एक टिपिकल सवाल इस तरह का आता है, लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं उतर रहा कि अभी सर उसामा ने इसी तरह के आपको कुछ सवाल दिखाने हैं। इंग्लिश देख लेते हैं जल्दी से, या घर जाके देख लेंगे? पक्की बात है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। चलें कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। अब अगले बच्चों ने मारना तो है ही हमें, तो कम से कम मतलब गुनाह भी लज्जत तो ना हो। अब 1-3 ठीक है जी। ये आउट हो गया बेचारा।
एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट प्रोसीजर सुपर फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड कंफर्मेशन एक्सरसाइज, ऑडिटर डिसाइड करेगा कि उसने प्लान कैसे करना है। टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन आइडियली ईयर एंड पे होना चाहिए, लेकिन सम टाइम आगे पीछे की डेट पे हो सकता है, और उसके बाद जो दरमियान की डेट्स हैं उसकी आप रिकंसिलिएशन पे काम करेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर आपने डिसाइड करने हैं, और कंफर्मेशन मेथड पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगला सवाल है पॉजिटिव भेजें या नेगेटिव। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन कस्टमर से कहता है कि तुम रिप्लाई करो चाहे या नहीं, तुम एग्री करते हो या नहीं करते, तुमने जवाब देना है। और नेगेटिव कंफर्मेशन क्या कहती है, जहां तुम डिसएग्री करते हो वहां जवाब देना। पॉजिटिव कंफर्मेशन दो तरह की हो सकती है, एक ये कि हम कस्टमर को डिटेल दे दें और कहें कंफर्म करो, तो इसमें क्या होता है कस्टमर का रिप्लाई जो है वो फौरी आ जाता है, लेकिन शायद वो चेक ना करे कि इन्फॉर्मेशन सही है नहीं, तो रिस्पॉन्स बेहतर है, रिलायबिलिटी कम है। दूसरा क्या है, कस्टमर से कहते हैं तुम डिटेल भेजो, तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स रेट कम होगा लेकिन एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। जब नेगेटिव कंफर्मेशन की बात करते हैं तो नेगेटिव कंफर्मेशन एविडेंस लेस रिलायबल देती है। अगर रिप्लाई ना आए तो कंफर्म बात नहीं है कि उसको मिला था या नहीं मिला था। एब्सेंस ऑफ रिप्लाई के कई मतलब हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है कम मेहनत का और अच्छा एविडेंस लेने का, तो नेगेटिव कंफर्मेशन ओनली अलाउड वेयर ऑल, और ऑल को बोल्ड किया हुआ है, ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। रिस्क भी कम हो, कंट्रोल्स भी टेस्ट किए हुए हों, पॉपुलेशन में लार्ज नंबर के, याद है वो 100% पॉपुलेशन जो टेस्ट करनी है, कम तादाद के ज़्यादा बैलेंस और रिस्क ज़्यादा, उन सबको रिवर्स कर लें। ज़्यादा तादाद के कम बैलेंस, रिस्क भी कम, कंट्रोल भी टेस्ट, मतलब जब आप बहुत इजी है ना फिर नेगेटिव भेजें। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, आपको लग रहा है कि यहाँ लोग ज़्यादातर डिसएग्री नहीं करेंगे, और ऑडिटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांस, आपको कुछ और नहीं पता कि हाँ यहाँ के लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। तो जब ये सारी शर्तें पूरी हों, अगर ऑडिट के पेपर में क्राइम करने का कभी ना कभी दिल करे तो ये पहला टारगेट होना चाहिए क्राइम करने के लिए। ये चार शर्तें बहुत बहुत पसंद हैं उनको, तो ये बार बार पूछी गई हैं। सैंपल सिलेक्शन ऑब्टेन करें या प्रिपेयर करें, एक एज लिस्टिंग वगैरह लेजर बैलेंसेस की खुद बना लें या उनसे ले लें। क्लाइंट ने बनाई है तो कंप्लीटनेस एक्यूरेसी देख लें। सैम्पलिंग का मेथड चूज़ करें। पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो स्ट्रेटिफिकेशन कर लें। सैंपल लेते हुए ओवर ड्यू, क्रेडिट बैलेंस, वो जो जिन पर राउंड सम पेमेंट है, निल बैलेंस, और जो मटेरियल हैं उनको ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखें। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो लेजर से एक दफ़ा देखेंगे चीज़ें सही हैं, फिर एड्रेस डालेंगे, और फिर कंफर्मेशन ऑडिटर इशू करेगा, क्लाइंट नहीं करेगा। और रिप्लाई किसके पास आएंगे, ऑडिटर के पास। तो नॉर्मली हमें ऑथराइजेशन चाहिए होगी क्लाइंट की, क्लाइंट के लेटर हेड पे। अगर क्लाइंट रिफ्यूज़ कर देगा कि नहीं भाई खत मैं आपकी अपनी तरफ से नहीं भेजूंगा, तो ऑडिटर को कोई रीज़न देखनी चाहिए रिफ्यूज़ल की, और अगर रीज़न गलत है तो हम कहेंगे ये स्कोप लिमिटेशन है। लेटर पोस्ट से भेजने चाहिए। पॉजिटिव कंफर्मेशन में अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो फॉलोअप भेजेंगे। फिर जो जवाब आएंगे वो बैलेंस एग्री हो सकता है। बैलेंस एग्री फर्दर वर्क मत करें, बस फाइल में लगा दें। बैलेंस नॉट एग्री एक्सेप्शन, क्लाइंट से पूछें कि भाई क्या मसला है, रिकंसिलिएशन को चेक करें, और काफ़ी रिकंसाइलिंग आइटम टाइमिंग डिफरेंस होंगे तो ज़रा ध्यान से उन्हें देख लीजिएगा। नो रिप्लाई रिसीव्ड आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप फॉलोअप की तरफ जाएंगे और आप उनके ऊपर कुछ और काम भी करेंगे। डाउट्स हैं आपको, फर्दर एविडेंस लें उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और अगर एक रिस्पांस आपको रिलायबल नहीं लग रहा तो फिर देखेंगे कि रिस्क उसके ऊपर क्या है और अपने प्रोसीजर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्दर चेकिंग, जहाँ रिप्लाई नहीं आता ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा। कस्टमर ने अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो इससे भी आपको एविडेंस मिल जाएगा। इफ़ नो पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट्स वगैरह उन सबको देखें कि हाँ भाई क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। हर इनवॉइस के लिए आप देख सकते हैं कस्टमर का साइन ऑर्डर, साइन डिलीवरी डॉक्यूमेंट फलानी, यानी वो कह रहे हैं कि फिर आप उसके ऊपर फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा लें अगर इधर से बात नहीं बन रही। फिर समरी बनाएं, कंप्लीशन पे समरी बनाएं, कितने रिप्लाई मिले, कितने एग्री करते थे, कितने डिसएग्री करते थे, नॉन रिप्लाईज, बैलेंस एग्री। फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, लाइकली लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट, जितने जवाब हैं उसकी बेस पे प्रोजेक्ट करेंगे कि अल्टीमेट कितनी मिसस्टेटमेंट लग रही है। एंड फाइनली अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज़ कर दे, रीज़न इंक्वायर करें, उस रीज़न, उस रिफ्यूज़ल का इम्प्लीकेशन देखें अपनी रिस्क असेसमेंट या क्लाइंट के ऊपर आपके भरोसा, और ज़रूरत पड़ने पर क्या करें, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएं। अगर उनका अनरीजनेबल है और आप ऑडिट एविडेंस किसी और तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे तो फिर 705 की तरफ जाके कुछ गंदी गंदी बातें शुरू कर दें। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये 8 से लेके 10 तक देखना है, और अभी हमारा जो ड्राफ्टिंग सेशन है वो ऊपर। हमने नोट किया कि बच्चे कम हो गए हैं। अगर आज के बच्चे गिनने के बाद कम निकले तो हम दोबारा से आपको उस पुराने कमरे में भेज देंगे जो हमने तय किया हुआ था।